Hello everyone, this is CA Keval Mota, and today we are going to start with the new chapter that is refund under GST. Very interesting topic, मजा आएगा आपको. ये टॉपिक आज के बाद कभी भी हार्ड नहीं लगेगा. Take it from me in writing. After watching this video, you would be able to solve each and every question, and you would be able to understand each and every concept. एकदम डिटेल में समझ में आएगा आपको, है ना? So trust me, वीडियो को एंड तक देखो. And if you like the content, please do like, share and comment. Okay, चलो अब ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट है. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी बेसिकली द सर्कमस्टेंसेस इन विच रिफंड इज अराइजिंग. कौन से ऐसे सिचुएशंस होंगे जहां पर एप्लीकेंट को रिफंड दिया जाएगा. ये केसेस हम इस चैप्टर में देखेंगे. ओके, बेसिकली ब्रॉडली स्पीकिंग गवर्नमेंट का इंटेंशन पहले समझते हैं. रिफंड देने के पीछे गवर्नमेंट का इंटेंट क्या है? द इंटेंट इज वेरी सिंपल. अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम इन द सेंस इफ यू आर डूइंग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट आपको रिफंड देना चाहती है. क्यों? क्योंकि आप उनके लाडले हो, आप उनके लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हो. दैट इज यू आर गोइंग टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स और सर्विसेज. ओके, देन अगर आप किसी एसईजेड को सप्लाई करते हो, ध्यान से सुनना, एसईजेड का जो काम होता है वो एक्सपोर्ट ही काम होता है. एसईजेड का जब भी एक्ट लिखा हुआ है, बरोबर है, एक्ट में एसईजेड जब भी फॉर्म होता है तभी उसका प्रिंसिपल क्या होता है? टू एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विस. ओके, सो इफ यू आर गिविंग सप्लाईज टू एसईजेड, देन ऑल्सो सप्लायर वुड बी एलिजिबल टू क्लेम रिफंड्स. ओके, हम देखेंगे आगे डिटेल में. देन इफ यू आर हैविंग सच सप्लाईज वेर इन इट इज अ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, आपको रिफंड दिया जाएगा. ओके, आपको मैं पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा, कोई टेंशन मत लो, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं. ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस होंगी एंड देयर आर फ्यू अदर सर्कमस्टेंसेस विच वुड कॉल फॉर अनजस्ट एनरिचमेंट. ओके, अनजस्ट एनरिचमेंट मतलब अगर मान लो कि आपने गलती से सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दी जबकि आपको करना चाहिए था आईजीएसटी पे, तो यहाँ पर क्या गवर्नमेंट आपसे आईजीएसटी कलेक्ट करेगी एंड सीजीएसटी एसजीएसटी का रिफंड नहीं देगी? आंसर इज उनको वो रिफंड देना पड़ेगा. वाई? अगर वो रिफंड नहीं दिया तो डबल टैक्स हो जाएगा. ओके, सो दिस आर फ्यू केसेस इन विच गवर्नमेंट वुड गिव यू रिफंड्स, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक को. एक एक पॉइंट को हम इतना डिटेल में समझेंगे कि आपके दिमाग से जो भी डर था रिफंड चैप्टर का वो पूरा का पूरा निकल जाएगा. इट इज माई गारंटी. ओके, बस ये वीडियो का आप लोग पूरा एंड तक देखना. स्टार्ट करते हैं. पार्ट नंबर 1, सर्कमस्टेंसेस इन विच रिफंड अराइजेस. ऐसे कौन से सर्कमस्टेंस होंगे जिसमें रिफंड अराइज होगा, पहले वो समझते हैं. सबसे पहला सर्कमस्टेंस यहां पर लिखा गया है, टैक्स पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, दैट इज एक्सपोर्ट्स अगेंस्ट दैट इज अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाईज टू एसईजेड. ध्यान से सुनना, अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चल रहा हूं एंड उधर पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा. अब जो फर्स्ट केस था, दैट इज टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और सप्लाईज टू एसईजेड. मतलब इन शॉर्ट हम कहे तो टैक्स पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाईज. इज दैट क्लियर? Tax paid on zero rate supplies. Now let us come to section number 16 of IGST Act. Section 16 of IGST Act जो सबसे पहले तो जीरो रेट सप्लाईज को डिफाइन करता है. ओके, पहले तो एक बात समझो, देयर आर टू मेथड्स टू इफेक्ट zero rated transactions. There are two methods. One is under LUT and another one is without LUT. दोनों केसेस को हम अच्छे से समझेंगे. सेक्शन 16 पहले समझ लेते हैं. Section 16 of IGST Act says that zero rated supplies are as below. ठीक है, अब जो मैं लिखने वाला हूं उसको हम कहेंगे जीरो रेट सप्लाईज इन द आइज ऑफ जीएसटी लॉ. सबसे पहला चीज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. मतलब अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज करते हो, इट मींस यू आर डूइंग जीरो रेटेड सप्लाईज. यस और नो? सेकंड ट्रांजैक्शन सप्लाईज टू एसईजेड. ओके, सो ये दो जो ट्रांजैक्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, दे आर जीरो रेटेड सप्लाईज. क्लियर?
अब बात करते हैं सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट की, सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट की। ओके, प्रिसाइजली स्पीकिंग सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए एंड क्लॉज बी जो कहते हैं कि जो ये ट्रांजेक्शन है दिस आर इंटर स्टेट सप्लाईज। क्या है ये? इंटर स्टेट सप्लाईज। जब हम कहते हैं इसको इंटर स्टेट सप्लाईज, तब दिमाग में एक बात आ जाती है कि इसके ऊपर लगेगा आईजीएसटी, इसके ऊपर लगेगा आईजीएसटी। क्लियर है? ओके, सो 7(5)(a) में क्या लिखा हुआ है? अगर सप्लायर इंडिया का है, ओके, एंड पीओएस इज आउटसाइड इंडिया, ध्यान से सुनना, पीओएस अगर आउटसाइड इंडिया है तो इसको हम मानेंगे इंटर स्टेट सप्लाईज। इसको हम क्या मानेंगे? इंटर स्टेट सप्लाईज। क्लियर? अब पीओएस की हम बात करते हैं, देखना कितना डीप में मैं कंसेप्ट को ग्रिल कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पीओएस आउटसाइड इंडिया, ओके। अब पीओएस मतलब क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, आप लोग को मालूम है ऑलरेडी, आप वो चैप्टर देखने के बाद आए हो। हाँ, अब पीओएस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स के केस में जब एक्सपोर्ट होते हैं तब पीओएस क्या होता है? डेस्टिनेशन, दैट इज लोकेशन आउटसाइड इंडिया। ओके, लोकेशन, लोकेशन आउटसाइड इंडिया। क्लियर? सर्विस के केस में, सर्विस के केस में हम कौन सा सेक्शन देखेंगे? सेक्शन 13 देखेंगे। कौन सा देखेंगे? सेक्शन 13। क्लियर? एंड गुड्स के लिए कौन सा सेक्शन देखना था? सेक्शन 11। ओके, सो इसमें से पीओएस आएगा। ठीक है, अब 7(5)(b) क्या कहता है? 7(5)(b) ने क्या कहा? सप्लाईज बाय एसईजेड, ध्यान से सुनना, सप्लाईज बाय एसईजेड और टू एसईजेड इज इंटरस्टेट। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इंटरस्टेट। अब यहां पर मैंने क्या लिखा? जीरो रेटेड में क्या कवर्ड है? जीरो रेटेड में क्या कवर है? यहां पर पढ़ो, सप्लाईज टू एसईजेड। ओके, so supplies to SEZ, it is a interstate transaction. Okay, supplies to SEZ is a zero rated, supplies to SEZ is a interstate. Supplies by SEZ is not a zero rated, it is not a zero rated. समझ में आया आप लोग को? मिस्टेक मत करना है कभी भी। अगर आप SEZ को देते हो देन जीरो रेटेड, SEZ आपको बेचता है DTA में देन इट इज नॉट जीरो रेटेड। इज दैट क्लियर? क्योंकि वर्डिंग्स एकदम साफ है। ओके, अब चलते हैं सेक्शन 5 में। कौन से सेक्शन के? सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट सेज दैट इंटर स्टेट सप्लाईज पर, किस पर? इंटर स्टेट सप्लाईज पर आईजीएसटी लगना है। इंटर स्टेट सप्लाईज पर आईजीएसटी लगाना होगा। ठीक है, समझ में आया? अब तो यहां पर दुविधा हो गई। सबसे पहले बोला कि इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट बोला तो आईजीएसटी लगा, बाद में बोल दिया जीरो रेट सप्लाई। तो सेक्शन को उस फ्लो में पढ़ो। जीरो रेट मतलब कि इसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना है, इवन इफ इट इज अ इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। ओके, अब आगे बात इन्होंने क्या की? अब यहां पर वो लोग लेके चलते हैं हमको रूल 96A में, रूल 96A जो कहता है एलयूटी के बारे में। ओके, अब जो आपको मैंने कहा था कि देयर आर टू मेथड्स टू इफेक्ट जीरो रेटेड ट्रांजैक्शन, वन इज अंडर एलयूटी, सेकंड वन इज नॉट अंडर एलयूटी, दैट इज पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, सो जीरो रेटेड सप्लाई करने के दो तरीके। तरीका नंबर एक, तरीका नंबर एक एलयूटी, तरीका नंबर दो नो एलयूटी। ओके, अगर आपके पास एलयूटी होगी, दैट इज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होगा, तो आपको आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन इज जीरो रेटेड एंड आपके पास एलयूटी है। क्लियर? इफ यू आर हैविंग एलयूटी, आपको आईजीएसटी अंडर सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट पे नहीं करना, पे नहीं करना। क्लियर? पे नहीं करना, डन। अगर एलयूटी नहीं है तो आईजीएसटी भरना पड़ेगा, आईजीएसटी भरना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? रिफंड की तो अब तक बात ही नहीं की हमने, अब तक हमने लेवी एंड कलेक्शन की बात की। ओके, अभी जिसके पास एलयूटी है, जिसके पास एलयूटी है उसने गवर्नमेंट से एक सवाल किया, गवर्नमेंट से एक सवाल किया। क्या सवाल किया? सपोजिंगली वो 10,000 रुपीज का कुछ गुड्स खरीदता है, उसके ऊपर जीएसटी लगा है 1,800 रुपया। ओके, सो 11,800 इज द टोटल वैल्यू, बरोबर है? अब ये इसको एक्सपोर्ट करना चाहता है। ओके, ये इसको एक्सपोर्ट करना चाहता है, ये कहता है कि मैं इसको 20,000 में एक्सपोर्ट करूंगा।
पर गवर्नमेंट कहती कि भाई इसके ऊपर टैक्स मत लगाना क्योंकि जीरो रेटेड है, आपके पास एलयूटी है। केस 1 की बात कर रहा हूँ। ओके, सो आपके पास एलयूटी, आपको आउटवर्ड पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं करना है, ना ही आपको पे करना है। ध्यान से सुनना, पे भी नहीं करना, चार्ज भी नहीं करना, चार्ज तो वैसे भी नहीं करना क्योंकि जीरो रेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आपके पास एलयूटी है, चाहे आपके पास एलयूटी ना हो, आपको रिसिपिएंट से रिकवर तो कोई भी हालत में नहीं कर। चलो आगे देखते हैं, स, आपको समझ में आएगा आगे। तो यहां पर एप्लीकेंट कहता है कि सर मेरे एक्सपोर्ट पे तो आपने टैक्स नहीं लगाया, बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू। अब बोलता है कि सर जो मैंने परचेज पे जीएसटी पे किया उसका क्या? तो गवर्नमेंट बोलती है एज पर सेक्शन नंबर 54 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, नॉट आईजीएसटी अभी, ऑफ सीजीएसटी एक्ट, आप इस 1800 का रिफंड क्लेम कर सकते हो इन द प्रिस्क्राइब मैनर विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल नंबर 89 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। इज दैट क्लियर? मैनर क्या है हम देखेंगे बाद में, ब्रॉड ओवरव्यू समझो। केस नंबर 2, केस नंबर 2, 10,000 का मैंने परचेस किया था। ओके, 1,800 रुपए का जीएसटी लग करके मेरे पास आया बिल 11,800। अब सेम केस, मेरे पास एलयूटी नहीं है, आई डोंट हैव एलयूटी। गवर्नमेंट बोलती है कि आप पहले 3,600 का मुझे टैक्स पेमेंट करो, मुझे आप टैक्स पेमेंट करो 3,600 का। अब ना ये एक्सपोर्ट हो रहा है, सबसे पहली बात तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये यूएस वाला है। अब आपको यूएस वाले से कितना रिकवर करना है? फर्स्ट केस में तो ऑब्वियस ही बात है 20,000 रिकवर करेंगे। सेकंड केस में भी ऑब्वियस सी बात है 20,000 ही रिकवर करना है। आपको जो जीएसटी है आपको ये ओन पॉकेट से पे करना है, ओन पॉकेट से। ओन पॉकेट मतलब यू कैन यूज आईटीसी नो डाउट, बट आपको रिसिपिएंट से कलेक्ट नहीं करना है। इन इट मींस आपको बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं करना। यू आर नॉट सपोज टू burden your recipient. Okay, there is one principle of indirect tax. Goods or services shall be exported, but tax shall not be exported. ठीक है, तो आपको रिसिपिएंट से सिर्फ 20,000 ही कलेक्ट करना है, आपके पास एलयूटी नहीं है तो भी इसको आपको आपके जेब से पे करना है। यू कैन यूज योर आईटीसी, नो डाउट आप आईटीसी यूज कर सकते हो। ओके, आप आईटीसी यूज कर सकते हो। तो यहां पर मैं आईटीसी यूज करके गवर्नमेंट को कितना पे करूंगा, बोलो? हाउ मच आई विल पे टू गवर्नमेंट आफ्टर यूजिंग आईटीसी? कैन आई से 3,600 माइनस 1,800 आईटीसी यूज किया एंड 1,800 रुपीज मैंने अपने जेब से पे किया, कैश में पे किया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एंड ये आईटीसी से पे किया। अब गवर्नमेंट मुझे यहाँ पर रिफंड किसका देगी? इस 1,800 का रिफंड यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर 3,600 का रिफंड मिलेगा, यहाँ पर 3,600 का रिफंड मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आपके दिमाग में ना बत्ती जल गया होगा, आपने पहले सोचा होगा सेकंड केस में खुद ही टैक्स पे करो एंड खुद ही रिफंड लो, जो कोई सेंस नहीं बनता ऐसा आपको लगता होगा, पर यहाँ पे यस सेंस बनता है। ओके, आपको यहाँ पर 3,600 पे करना है नो डाउट, बट आपको रिफंड भी मिलेगा। अब आपको रिफंड कितना मिलेगा? 3,600, जबकि आपने जेब से कितना पे किया? 1,800। ध्यान से सुनना, वापस बोल रहा हूँ, आपने पे किया 3,600, मतलब आईटीसी यूज करके जो भी किया, फाइनल कैश में आपने 1,800 पे किया, फाइनली कैश में आपने 1,800 का पेमेंट किया। ओके, पर आपको रिफंड कितना दिया? 3,600। सो कहना है से आपको 1,800 का मतलब इन एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ, इन नटशेल आपको बेनिफिट कितना हुआ? 1,800 का। तो वहां पर भी तो उतना ही हो रहा था, यहाँ पर भी तो 1,800 का ही बेनिफिट हो रहा था। समझ में आया? बेनिफिट्स आर सेम इन बोथ द केसेस। फर्क क्या है? फर्क क्या है? यहाँ पर आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होता एंड यहाँ पर आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है क्योंकि आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, अब सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि व्हेन टू ऑप्ट अंडर दिस ऑप्शंस, आपको कब ऑप्ट करना चाहिए, कब आपको एलयूटी लेनी चाहिए, कब एलयूटी नहीं लेनी चाहिए? तो यहाँ पर कुछ एनालिसिस सुन लो मेरा, ये बुक्स में कहीं पर भी नहीं लिखा है, ठीक है ना? ये दिस ऑल कम्स विद द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। चलो, अब जब भी आपके पास आईटीसी कम है, जब भी आपके पास आईटीसी बहुत कम होता है हमेशा, ओके, सो देयर इज अ हाई चांस
देयर इज अ हाई चांस कि आपको आपके जेब से काफी ज्यादा पैसा भरना पड़े। ओके, बहुत ज्यादा पैसा भरना पड़े। सो इसीलिए जब भी आपके पास आईटीसी कम हो, तब आप इस ऑप्शन को ऑप्ट करो, ताकि आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक ना हो। अगर आपके पास आईटीसी बहुत पड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना, आईटीसी बहुत पड़ा हुआ है, देन यू गो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। इसके पीछे रीजन, सबसे पहला रीजन, देयर इज नो रिफंड एप्लीकेशन टू बी फाइल्ड। नो रिफंड एप्लीकेशन, ये गुड्स की बात कर रहा हूँ। नो रिफंड एप्लीकेशन, आपको रिफंड एप्लीकेशन सेपरेटली फाइल नहीं करना। जो शिपिंग बिल फाइल किया, इट इज एज गुड एज रिफंड एप्लीकेशन। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जो मैं बोलूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, एकदम इंपॉर्टेंट। केस वन में, केस वन में आगे जाके हम देखेंगे रूल 89 में, जो कहता है कि आपको सिर्फ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस, इन दोनों का ही रिफंड दिया जाएगा, कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं दिया जाएगा। ओके, कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं दिया जाएगा। तो सपोजिंगली आपने बहुत बड़ा सा करोड़ों का मशीन खरीद लिया, ओके, एंड अब आपके पास एलयूटी नहीं है, आपके पास एलयूटी नहीं, बरोबर है? क्या आप, क्या आपको यहाँ पर रिफंड दिया जाएगा? कैपिटल गुड्स का, आईटीसी का नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल 89 स्पेसिफिकली कहता है सिर्फ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस का रिफंड मिलेगा, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पैसे अटक गए। ओके, आपके पास क्रेडिट था कैपिटल गुड्स का, रिफंड नहीं ले पाए, खत्म, पैसे ब्लॉक। अब जब तक आप डोमेस्टिक सेल नहीं करते, आपका यूटिलाइजेशन ऐसे ही पड़ा रहेगा, अक्यूमुलेट होके। ओके, नेक्स्ट, इस केस में अगर आपने कैपिटल गुड्स बहुत खरीदे करोड़ों के, तो आपके पास आईटीसी बहुत एक्यूमुलेट होगा। ओके, अब यहाँ पर जो 3600 है, इसको पे करने के लिए आप लोग कैपिटल गुड्स का आईटीसी यूज कर लो ना, कर लो यूज, किसने रोका है? आपको रिफंड नहीं मिलेगा ये कहा गया है, आप यूटिलाइजेशन तो कर सकते हो। यू कैन यूटिलाइज आईटीसी ऑफ कैपिटल गुड्स टू पे आउटपुट टैक्स, बट यू कैनॉट क्लेम रिफंड ऑफ कैपिटल गुड्स आईटीसी। ओके, तो यहाँ पर कैपिटल गुड्स के आईटीसी से आप इसको पेमेंट कर दो एंड देन आउटपुट का रिफंड ले लो, तो इनडायरेक्टली आप लोग रिफंड ले ही रहे हो। ओके, सो दिस इज वेरी मच रिलेवेंट डिस्कशन। ओके, बहुत ही रिलेवेंट था, आप इसको नोट डाउन करके जरूर रखना। ओके, तो फर्स्ट केस जो मैंने आप लोग को समझाया, दैट वाज टैक्सेस पेड ऑन जीरो रेट सप्लाई, मतलब ये वाला केस, दैट इज नो एलयूटी वाला केस। तो जो भी पर्सन नो एलयूटी, दैट इज विदाउट एलयूटी एक्सपोर्ट करेगा, या तो जीरो रेट सप्लाई करेगा, दैट इज सप्लाइज टू एसईजेड, देन इन दैट केस उसको 3600 का रिफंड मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज टैक्स पेड, टैक्स पेड ऑन जीरो रेट सप्लाई। इज दैट क्लियर? तो अपना फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका। डन। अभी इसमें ब्रैकेट्स में कुछ लिखा है, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स इज अ जीरो रेट सप्लाई। अगर आपने एग्जेम्प्ट गुड्स एक्सपोर्ट किया, फिर भी उसको जीरो रेट सप्लाई ही बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब एक बात समझना, एग्जेम्प्ट गुड्स का एक्सपोर्ट इज अ जीरो रेट सप्लाई, तो क्या आपको रिफंड मिलेगा? क्या आपको रिफंड मिलेगा? जी हाँ, मिलेगा। अगर आपने जो भी कुछ भी सर्विस इनकर किया है, इनपुट्स इनकर किया, उसका रिफंड आपको दिया जाएगा, अगर आपके पास एलयूटी है तो। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर अगर हमने एलयूटी के बिना एक्सपोर्ट किया, तो एलयूटी नहीं है मेरे पास, एलयूटी नहीं है, पर मुझे एग्जेम्प्ट गुड्स एक्सपोर्ट करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? एलयूटी की जरूरत है कि नहीं है? सो आंसर इज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एलयूटी। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर तो भी गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता, ये एक सर्कुलर आया था। ठीक है, सर्कुलर नंबर 125/44/2019, इसमें सब कुछ क्लैरिफिकेशन लिखा हुआ। सो फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीटेड। सेकंड, सेकंड पॉइंट में बेसिकली फर्स्ट केस की बात करने वाला हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट केस था ना एलयूटी वाला, उसकी मैं बात करने वाला हूँ। फर्स्ट केस क्या कहता है, सुनना ध्यान से, अभी सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूँ। अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी पर्सन एक्सपोर्ट कर रहा है अंडर एलयूटी, उसको जीएसटी पे नहीं करना है। सो उसका जो इनपुट होगा वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कि जिसका क्रेडिट बढ़ता जा रहा है, वो लोग रिफंड के लिए अप्लाई करो। ठीक है, वो लोग रिफंड के लिए अप्लाई करो, पर ऐसे हर एक लोग को अप्लाई नहीं करना है। हर एक इंसान जिसका क्रेडिट एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको रिफंड के लिए अप्लाई नहीं करना, सिर्फ इन कैटेगरीज ऑफ पर्सन को ही अप्लाई करना। ठीक है, ध्यान देना कौन है वो लोग। सबसे पहले लोग हैं जो जीरो रेट सप्लाईज करते हैं अंडर एलयूटी, अंडर एलयूटी और बॉन्ड। ठीक है, एलयूटी के अंडर आप अगर एक्सपोर्ट करते हो या फिर एसईजेड को सेल करते हो,
LUT के अंडर, देन यू कैन क्लेम रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज ITC। ओके, अब यहाँ पर एक बात समझना, अगर आपके गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है तो आपको अनयूटिलाइज ITC का रिफंड नहीं मिलेगा। ओके, या तो फिर आप आपके गुड्स पर सेंट्रल टैक्स का ड्रॉबैक क्लेम करते हो, देन आपको अनयूटिलाइज ITC का रिफंड नहीं दिया जाएगा। समझ में आई बात? ये दो एक्सेप्शंस रहेंगे। नेक्स्ट, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। यहाँ पर आ जाओ, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर लेता हूँ। ऐसे बिजनेसेस जहां पर परचेस का रेट काफी हाई है, दैट इज रॉ मटेरियल परचेस करेंगे हम 18% पर रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनेंगे उसके ऊपर टैक्स का रेट होगा सिर्फ 5%। सो आउटपुट टैक्स इज लेस वेर एज इनपुट टैक्स इज हाई। So in this case, it will lead to accumulation of ITC. So government told in a prescribed manner, you can claim refund of unutilized ITC. ठीक है? So short में अगर कहूँ आपको तो अनयूटिलाइज ITC का रिफंड सिर्फ दो लोग को मिलेगा, जीरो रेट सप्लायर अंडर LUT एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी कुछ पॉइंट है, ध्यान देना। अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाईज करते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाईज करते हो और आप कहोगे कि ये इन्वर्टेड है, जैसे आपने परचेस किया 18 पे, आपने मैन्युफैक्चर किया, उसके ऊपर रेट है 0%, उसके ऊपर रेट है 0%, वो आपने गवर्नमेंट से कहा कि सर मैंने परचेस किया 18% पे, पर अब एक्सपोर्ट तो सॉरी एक्सपोर्ट नहीं, सेल पे रेट है 0%, दैट मींस इट इज अ एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट। तो सर मुझे रिफंड दे दो क्योंकि ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड ही हुआ ना ये तो। इनपुट टैक्स रेट बीइंग हायर देन आउटपुट टैक्स रेट 18 इज हायर देन 0, सो क्या रिफंड मिलेगा? आंसर इज नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कह दिया कि अगर यहाँ पर 0 होगा तो हम रिफंड नहीं देंगे। 0 छोड़ के कुछ भी चलेगा, पर 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स नील रेटेड या तो फिर एग्जेम्प्टेड आइटम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, रिफंड वाउचर। अब रिफंड वाउचर क्या होता है आप लोग को मालूम है ऑलरेडी, डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर आप लोग पढ़ के आए हो। ओके, मान लो आपसे मैंने एडवांस लिया, ओके, मैंने आपसे एडवांस लिया GST पढ़ाने का, पर बाद में मैंने बोला कि नहीं बैच बना ही नहीं मेरा, मैं आपको पैसा वापस करता हूँ। तो जो एडवांस पर मैंने गवर्नमेंट को GST पे किया था एंड बाद में सप्लाई नहीं कर पाया, तो जो भी एडवांस पे मैंने GST भरा है उसका रिफंड गवर्नमेंट मुझे दे देगी। ठीक है? नेक्स्ट, रिफंड ऑफ रॉन्ग टैक्स पेड। अगर मुझे लगता है कि CGST SGST भरना चाहिए था, ओके, एंड मैंने भर दिया वो, पर बाद में पता चला कि IGST वॉज द एक्चुअल टैक्स रेट, IGST वॉज द एक्चुअल टैक्स। सो गवर्नमेंट कहता है कि आप करेक्ट टैक्स पे कर दो, ठीक है, एंड रॉन्ग टैक्स का रिफंड क्लेम कर लो। सो रिफंड ऑफ रॉन्ग टैक्स वुड बी अलाउेबल एज पर सेक्शन नंबर 77 रेड विथ सेक्शन नंबर 19 ऑफ IGST एक्ट, सेक्शन 77 CGST का, सेक्शन 19 IGST एक्ट का। रिफंड टू CTP NRTP, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, इन लोग को भी रिफंड दिया जाएगा। क्यों रिफंड? इनको क्यों रिफंड? ये तो बाहर वाले हैं ना, इनको क्यों रिफंड? आंसर इज दे दे पे टैक्सेस बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ओके, बिफोर रजिस्ट्रेशन। उनको रजिस्ट्रेशन तभी दिया जाता है जब वो लोग एडवांस में टैक्स पे करते हैं। तो अगर एडवांस में आपने ज्यादा टैक्स पे किया एंड फाइनल में कम निकला टैक्स लायबिलिटी, ओके, देन इन दैट केस इन NRTP को एंड CTP को रिफंड दिया जाएगा सब्जेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ ऑल रिटर्न्स। आप सब रिटर्न फाइल कर दो, आप रिफंड लेके जाओ। एंड रिफंड क्लेम करना है तो आपको वही आपका जो GSTR 5 जो है एंड GSTR 3B जो भी CTP के लिए, उसमें आपको मिल जाएगा रिफंड क्लेम। ओके, नेक्स्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट्स। बोर्ड पे आ जाओ, समझते हैं इसमें। डीम्ड एक्सपोर्ट्स। अब सेक्शन 147 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है? डीम्ड एक्सपोर्ट के बारे में लिखा हुआ है सेक्शन 147 ऑफ CGST एक्ट। अब उसके बाद एक नोटिफिकेशन आया, notification number 48/2017. Okay, so this section read with this notification gives us 4 different transactions which would be deemed to be export. ठीक है? डीम्ड एक्सपोर्ट है, डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। कौन से केसेस है, क्या है वो, पहले बात वो बाद में समझते, पहले समझते डीम्ड एक्सपोर्ट का बेसिक मीनिंग है।
अब बेसिक मीनिंग इसका इस तरीके से है, आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं करते, आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं करते, ये यूएस है, यहाँ पर आप हो, ठीक है, आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं करते, बट यहाँ पर समझो मिस्टर ए है जो आपको एक्सपोर्ट करता है, सॉरी आपको गुड्स बेचता है, सपोजिंगली यू आर से ईओयू, आप कौन हो, ईओयू हो, ओके। सो यहाँ पर जो मिस्टर ए है वो डायरेक्टली तो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, पर उसने आपको दे दिया जो एक्सपोर्ट करने वाला है, अगर जो एक्सपोर्ट करने वाला। सो गवर्नमेंट कहती है कि ये मिस्टर ए जो है हम इसको रिफंड देंगे, प्रोवाइडेड ये आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा तो, या तो फिर अगर ये आपसे जीएसटी कलेक्ट करता है देन हम आपको रिफंड देंगे, देन हम आपको रिफंड देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं। सपोजिंगली मिस्टर ए, यहां पर आप हो मिस्टर एक्स, यू आर ईओयू, ओके, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, एंड यहां पर आपका यूएस का रिसिपिएंट, यूएस का रिसिपिएंट, यू आर द सप्लायर, सॉरी मिस्टर ए इज द सप्लायर। अब मिस्टर ए ने क्या किया, आपको गुड्स बेचा, 10,000 रुपीज का गुड्स था, 1,800 रुपए जीएसटी इसके ऊपर आ रहा है, ओके। अब यहां पर अगर मिस्टर ए आपसे सिर्फ 10,000 रुपीज लेता है, सिर्फ 10,000 रुपीज लेता है, ओके, 1,800 रुपया गवर्नमेंट को वो अपने जेब से पे करता है बाय यूजिंग आईटीसी, वी कैन से, ओके। तो यहाँ पर अगर उसने 1,800 रुपया गवर्नमेंट को पे किया थ्रू आईटीसी और कैश एज द केस में बी, देन गवर्नमेंट विल गिव रिफंड टू मिस्टर ए, टू मिस्टर ए, इज दैट क्लियर। अब मिस्टर ए जब रिफंड के लिए अप्लाई करेगा, दैट इज सप्लायर व्हेन अप्लाइंग फॉर रिफंड ऑफ दिस डीम्ड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन, ये डीम्ड एक्सपोर्ट हुआ, दिस ट्रांजैक्शन इज द डीम्ड एक्सपोर्ट, ओके। अब इस ट्रांजैक्शन का जब रिफंड लेने के लिए ए गया है तो ए को बी से एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा कि भाई ही हैज नॉट अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ दिस पर्टिकुलर अमाउंट। समझ में आई बात। अगर मिस्टर एक्स, दैट इज मिस्टर एक्स जो आप हो, वो अगर आईटीसी ले लेता है इस 1,800 का, ओके, देन क्या मतलब हुआ, गवर्नमेंट इसको रिफंड भी दे रहा है फिर इसको आईटीसी भी दे रहा है, तो गवर्नमेंट का तो डबल नुकसान हो गया। सो हियर उसको डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि भाई मिस्टर एक्स इज नॉट क्लेमिंग आईटीसी ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट सिचुएशन पकड़ते हैं। अब यहाँ पर सेम सिचुएशन में एक खाली थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ, है ना। अब यहाँ पर 10,000 के बजाय, 10,000 के बजाय मिस्टर एक्स से मिस्टर ए लेता है 11,800, ठीक है, 11,800। तब भी मिस्टर ए को गवर्नमेंट को तो 1,800 देना ही है, ऑब्वियस सी बात है ना, टैक्स जो कलेक्ट किया है वो तो देना ही है। क्लियर है, क्योंकि ये तो जीरो रेट सप्लाई है ही नहीं। जीरो रेटेड सप्लाई ये होगा, दिस ट्रांजेक्शन इज अ जीरो रेटेड, नॉट दिस इज नॉट जीरो रेटेड, दिस इज डीम्ड एक्सपोर्ट, ओके। तो अब यहाँ पर इसने कितना पे किया है, दैट इज मिस्टर एक्स ने 11,800। सो गवर्नमेंट सेज मिस्टर एक्स, दैट इज recipient, you can claim refund of rupees 1,800, of rupees 1,800 because you are engaged in zero rated supplies। आप जीरो रेट सप्लाई करने वाले हो, आप इसका रिफंड क्लेम कर लो। समझ में आ गई बात। सो इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट दोनों में से किसी एक के पास ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी कर सकता है, सप्लायर भी कर सकता है, रिसिपिएंट भी कर सकता है, पर डिफरेंस किधर है, अगर सप्लायर जीएसटी का बर्डन रिसिपिएंट पर शिफ्ट करता है देन रिसिपिएंट क्लेम करेगा, अगर शिफ्ट नहीं करता देन सप्लायर क्लेम करेगा। इज दैट क्लियर। नाउ लेट अस चेक आउट व्हाट आर द केसेस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, ओके। मतलब अगर आपने किसी ऐसे पर्सन को माल बेचा है जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है, ठीक है, एडवांस ऑथराइजेशन मतलब जो एफटीपी में होता है, मालूम है आपको। अगर आपको गुड्स इंपोर्ट करना है तो कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करने वाले हो, आपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ऑलरेडी सबमिट किया है डिपार्टमेंट में, ओके। सो इन दिस केस, इन दिस केस जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है, ऐसे इंसान को अगर आप सप्लाई करते हो देन आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है, डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट ईपीसीजी स्कीम। अगर ईपीसीजी स्कीम के तहत अगर कैपिटल गुड्स का सप्लाई हो रहा है देन आल्सो इट वुड बी टर्म्ड एज डीम्ड एक्सपोर्ट। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ईएचटीपी, एसटीपी, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ओके। तो इन लोगों को अगर आपने सप्लाई किया तो भी आप डीम्ड एक्सपोर्टर माने जाओगे।
ओके, नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय बैंक और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। ठीक है, तो ये 4 केसेस होंगे जिसको डीम्ड एक्सपोर्ट कहेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज रिफंड दोनों में से किसी एक को मिलता है। ओके, यहाँ पर मैंने वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, रिफंड ऑफ बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। रिफंड ऑफ बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, नॉट क्रेडिट लेजर, क्रेडिट लेजर में अगर बैलेंस पड़ा हुआ है तो सिर्फ 2 ही लोगों को रिफंड मिलता है। कौन से? जीरो डेट सप्लायर एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। पर अगर कैश लेजर में बैलेंस है तो सबको रिफंड मिलेगा, जिसको चाहिए उसको मिलेगा। ओके, एंड इट विल बी इन रिटर्न अंडर सेक्शन 39, दैट इज जीएसटीआर 3। ओके, जीएसटीआर 3 अब तक आया ही नहीं है, 3B, तो 3B में तो क्लेम करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। डन। आईजीएसटी पेड बाय फॉरेन टूरिस्ट लिविंग 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 इंडिया, मतलब इंडिया छोड़ के जो फॉरेन टूरिस्ट जा रहा है, जिसने जीएसटी पेमेंट किया था इंडिया में, उसको रिफंड मिलेगा। नेक्स्ट, टैक्स बिकमिंग रिफंडेबल ऑन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी जजमेंट, ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, ट्राइब्यूनल और कोर्ट। मतलब हायर अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शन पर अगर वो लोग कहते हैं कि भाई दे दो पैसा, वापस दो इन लोग को, ये पोजीशन गलत है आपका, आपने जो टैक्स कलेक्ट किया वो गलत है, इनको रिफंड करो, तो उस केस में भी रिफंड दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। अब प्रोविजनल असेसमेंट क्या होती है? अगर आप लोग रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन नहीं कर पाते हो या तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पाते हो, देन आप लोग ऑफिसर को अप्लाई करोगे कि सर हम लोग को आप बताओ कि प्रोविजनली कितना पे करना है, देन यू टेक अ टाइम एंड देन आप फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करना। ओके, सो प्रोविजनली बोला कि भाई 10,000 पे करो, पर फाइनल असेसमेंट करने के बाद आया कि 8,000 ही पे करना था, सो 2,000 गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिफंड, 2,000 गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिफंड। सो ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट आपको रिफंड दिया जाएगा। ओके, पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर ही रिफंड मिलेगा, है ना। नेक्स्ट, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन परचेज मेड बाय यूएन बॉडीज और एम्बसीज। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, जो यूनाइटेड नेशन की बॉडीज है, एम्बसीज है, ठीक है, उन लोग भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब उन लोग को रिफंड कब क्लेम करना है? वंस इन एवरी क्वार्टर, बट बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, उनको रिफंड कब तक क्लेम करना है? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर। इज दैट क्लियर? दे कैन ऑल्सो क्लेम द रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। वो लोग आईजीएसटी जो भरते हैं इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर, उसका भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये अटेम्प्ट की अमेंडमेंट नहीं है, पहले की अमेंडमेंट है, आपको चाहिए तो आप अमेंडमेंट का वर्ड हटा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू सी नाउ वी आर गोइंग टू सी द केसेस, डिफरेंट केसेस जिसमें टाइम लिमिट दिया हुआ है एप्लीकेशन का, रिफंड अप्लाई करने का टाइम लिमिट है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी मन हुआ अप्लाई करो, ऐसा नहीं, आपको टाइम लिमिट दिया है। ठीक है, देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर यू टू अप्लाई फॉर रिफंड। आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है, कुछ टाइम लिमिट को आपको एडहियर करना होगा, देन ओनली यू कैन अप्लाई इट इन बाय कॉमन पोर्टल। ठीक है, कौन से केसेस में क्या क्या है देखो। सबसे पहली बात तो समझ लो, आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना होगा विदिन 2 years, विदिन 2 years फ्रॉम रिलेवेंट डेट। 2 साल के अंदर अंदर रिफंड का एप्लीकेशन हो जाना चाहिए। ओके, अब 2 साल हम कहां से लें? फ्रॉम वेयर वी हैव टू टेक 2 years? सो आंसर इज, इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। ओके, सबसे पहला केस लेते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर आपने सर्विस बाहर दिया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मतलब, कम ऑन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस? 5 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। व्हाट आर द 5 कंडीशंस? सप्लायर इन इंडिया, recipient outside India, place of supply outside India, money received in foreign exchange or in INR where it is permitted by RBI. Then fifth case, it should not be the mere establishment of distinct person. Is that clear? समझ में आया? इन केसेस में आपको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का दर्जा दिया जाएगा। एंड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस यू कैन क्लेम रिफंड, यू कैन क्लेम रिफंड विद इन 2 years फ्रॉम, अब हम पढ़ने वाले हैं कब से 2 years गिनना है, रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन और इनवॉइस विच एवर इज लेटर से, आपको जब भी पैसा आया तब से, और इनवॉइस आपने इशू किया तभी, विच एवर इज लेटर, जो लेटर होगा उधर से आपको 2 साल के अंदर अंदर रिफंड का एप्लीकेशन फाइल करना हो। यहाँ पर रिफंड मिलने का डेट नहीं है ये,
दिस इज नॉट द रिफंड रिसीव्ड डेट। ऐसा होता तो सब लोग लास्ट का 1 महीना बाकी रहेगा तभी अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं। ओके, तो यहाँ पर है ये टाइम लिमिट रिफंड एप्लीकेशन का, आपको अप्लाई करने का टाइम लिमिट। उसके बाद गवर्नमेंट का जो 60 डेज और 7 डेज वाला प्रोसीजर वो तो ऐसे ही चलेगा, है ना। तो दिस इज द एप्लीकेशन टाइम लिमिट। ओके, चलते हैं आगे। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स टेकिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स टेकिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर अगर आप गुड्स लेके जाते हो देन इट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब इंडिया मतलब क्या? 12 नॉटिकल माइल्स आपको क्रॉस करना होगा, 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन, दैट इज कॉल्ड एज टेरिटोरियल वाटर्स। उसको आप अगर क्रॉस कर जाओगे देन इट वुड बी कॉल्ड एज एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में कब तक रिफंड अप्लाई करना है? 2 years फ्रॉम लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर डेट। ओके, देन एक्सपोर्ट, अभी ये था सी से या तो फिर एयर से। अगर लैंड से होता तो कस्टम फ्रंटियर अगर आपने क्रॉस किया उधर से आपको 2 साल के अंदर एप्लीकेशन करना है। अगर पोस्ट से बेचा, पोस्ट से एक्सपोर्ट किया, देन डेट ऑफ डिस्पैच से 2 साल के अंदर अंदर आपको रिफंड के लिए एप्लीकेशन करना होगा। रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, दैट इज आपका इनपुट टैक्स रेट हायर है, आउटपुट टैक्स रेट कम है, उस केस का अगर आपका रिफंड है देन जो सेक्शन 39 का रिटर्न का ड्यू डेट है, ओके, उस ड्यू डेट से लेकर के 2 साल के अंदर अप्लाई करना है। एक एग्जांपल लेता हूं इसका। मान लो सितंबर 2017, सॉरी सितंबर 2019 का क्लेम है। ओके, तो इसके लिए हम एप्लीकेशन कब तक कर सकते हैं? सो इसका पहले ड्यू डेट निकालने का 28 अक्टूबर 2019। अब 28 अक्टूबर 2019 से 2 साल, इट मीन्स 19 अक्टूबर 2021। ओके, 19 अक्टूबर 2021 यहां तक आप क्लेम कर सकते हो सितंबर मंथ का रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। आई होप इट इज क्लियर। ओके, चलते हैं आगे। रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जब भी आपने रिटर्न फाइल किया उस दिन से 2 साल में आपको रिफंड क्लेम करना है। फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, जो आपका जो असेसमेंट था, याद आ रहा है? जो प्रोविजनल असेसमेंट अपन ने देखा, सो वो प्रोविजनल असेसमेंट जब भी फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है, तब आपको 2 साल में अप्लाई करना होगा। कहां से? डेट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर फाइलिंग, सॉरी आफ्टर फाइनल असेसमेंट। फाइनल असेसमेंट होने के बाद जब टैक्स एडजस्ट होगा तब से लेकर के 2 साल के अंदर आपको एप्लीकेशन करना है। नेक्स्ट, क्लेम ऑफ रिफंड बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या तो फिर एनआरटीपी, उनको कब तक अप्लाई करना है? रिलेवेंट डेट इज द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, जब भी आपने टैक्स पे किया, जब भी आपने टैक्स पे किया तब से आपको 2 साल में रिफंड क्लेम करना है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड आपका सबका सब रिटर्न फाइल हुआ हो। ओके, एंड जो रिफंड है वो आपको लास्ट रिटर्न में क्लेम करना है। अगर आपने लास्ट रिटर्न में क्लेम नहीं किया देन आपका रिफंड शायद ही दिया जाएगा, बट अनजस्ट एनरिचमेंट के जो प्रोविजन है उसके बेसिस पे मिल भी सकता है, बट यू हैव टू क्लेम रिफंड इन द लास्ट रिटर्न। जो भी आप लास्ट रिटर्न भरोगे दैट इज 90 डेज का आपका वैलिडिटी होता है, प्लस 90 डेज एक्सटेंशन पॉसिबल होता है। तो इसके तहत आपको लास्ट रिटर्न में भरना होगा, रिफंड क्लेम करना होगा। नेक्स्ट, यूआईएन होल्डर और रिसिपिएंट क्लेमिंग रिफंड फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट। ओके, अगर रिसिपिएंट डीम्ड एक्सपोर्ट का रिफंड क्लेम कर रहा है देन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय सच पर्सन और यूआईएन होल्डर, वहां से आपको 2 years में रिफंड क्लेम करना है। इज दैट क्लियर? अगर सप्लायर है डीम्ड एक्सपोर्ट का तो यहाँ पर, अगर रिसिपिएंट है डीम्ड एक्सपोर्ट का तो यहाँ पर। समझ में आई बात? सो हियर वी आर कंप्लीट विद 2 parts। अब अपन बात करते हैं फॉर्मूला का। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास। इसके ऊपर एग्जाम में फिक्स 8 मार्क का क्वेश्चन पकड़ के चलो, आएगा ही आएगा, फिक्स आएगा, है ना। तो इसको बहुत ही अच्छे से अपने को समझना होगा। सो फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट refund of unutilized input tax credit on account of zero rated supply of goods और सर्विसेज अंडर एलयूटी। ठीक है, हम लोग किसका बात करने वाले हैं अभी? रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेट सप्लाई अंडर एलयूटी।
अगर आपके पास एलयूटी है तो आप किसका रिफंड क्लेम करते हो? आईटीसी का। अगर एलयूटी नहीं है तो उसमें को तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, जो भी आपने टैक्स पे किया उसका रिफंड क्लेम करना है। ओके, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स है जिसको अपने को बहुत ही गहराई में समझना होगा, ठीक है। चलो पहले तो बेसिक एक फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद में एक एक टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा। रिफंड अमाउंट इक्वल टू टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय नेट आईटीसी। अब बेसिक मीनिंग समझो इसका, एकदम रॉ मीनिंग, एकदम रफ मीनिंग। आपका जितना भी एक्सपोर्ट का प्रपोर्शन होगा उस प्रपोर्शन में आपको नेट आईटीसी का रिफंड दिया जाएगा। ये बेसिक मीनिंग है। ओके, अभी लॉ के हिसाब से क्या मीनिंग होगा वो समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेट आईटीसी की। ओके, नेट आईटीसी, नेट आईटीसी हियर मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस। वेरी इंपॉर्टेंट, इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस की बात ही चल रही है, सिर्फ और सिर्फ इनपुट एंड इनपुट सर्विस, नॉट ऑफ कैपिटल गुड्स। आपको कैपिटल गुड्स का कोई भी क्रेडिट यहां पर ऐड नहीं करना। अगर आप यहां पर ऐड करोगे इट इज मिस्टेक, क्योंकि रूल 89 सब रूल 4 क्लियरली स्टेट्स दैट नेट आईटीसी मींस आईटीसी ओनली ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज फॉर रेलेवेंट पीरियड। रेलेवेंट पीरियड का इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस का आईटीसी आपको लेना है। इज दैट क्लियर? ओके, आगे पढ़ लेते हैं फॉर्मली क्या लिखा हुआ। अदर देन रूल 89 4A एंड 4B, रूल 89 4A 4B का आईटीसी आपको यहां पर ऐड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसका रिफंड आपको अलग प्रोविजंस के तहत मिलेगा। रूल 89 4A क्या है, सुनना ध्यान से। रूल 89 4A and 4B are those rules which provide for refund separately on account of deemed exports and merchant export transaction respectively। मतलब जो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था, देखो यहाँ पर, सो 1800 का जो रिफंड है वो कौन क्लेम करेगा? रिसिपेंट क्लेम करेगा। ओके, तो ये जो आईटीसी है दिस वुड बी रिफंडेड अंडर डीम्ड एक्सपोर्ट्स, ये आपको डीम्ड एक्सपोर्ट में रिफंड मिलेगा। ओके, तो आपको ये 1800 इस जीरो डेट सप्लाई के अनयूटिलाइज आईटीसी के लिए ऐड नहीं करना, इसमें ऐड नहीं करना। एक थोड़ा सा प्रॉपर एग्जांपल लेकर के करते हैं। चलो प्रॉपर एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोजिंगली यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी एंड यहाँ पर है सी। बी इज द एक्सपोर्टर, बी इज द एक्सपोर्टर। ओके, सपोजिंगली ईओयू है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। ए इसको गुड्स बेचने वाला है, इसने 10,000 में गुड्स बेचा। ओके, प्लस 1800 टैक्स था, 11,800 कलेक्ट किया। ओके, सो 1800 इसने पे किया है इसको टैक्स, सो दिस वुड बी द आईटीसी। बट ध्यान से सुनना, अभी और एक लेता हूं, A1। अब A1 ने भी इसको सेल किया। ओके, A1 ने भी इसको सेल किया। अब ये सारा कुछ जो सेल हो रहा है, इसको ध्यान से सुनना, जो भी कुछ यहां पर सेल हो रहा है इट इज ऑल टू एन ईओयू। अब यहां पर इसने इसको गुड्स बेचा, इसने इसको गुड्स बेचा है ना। अब यहां पे समझ के चलते A1 इसको सर्विसेज दे रहा है, सर्विसेज। नाउ सर्विसेज टू ईओयू आर नॉट कवर्ड अंडर डीम्ड एक्सपोर्ट, ये आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, डीम्ड एक्सपोर्ट में सिर्फ गुड्स का ट्रांजैक्शन ही कवर्ड है, सप्लाईज ऑफ गुड्स टू ईओयू। However, supplies of service to EOU is not covered. So यहाँ पर मान के चलते हैं कि 20,000 का इसने सर्विस दिया, 3,600 का जीएसटी था, टोटल वुड बी 23,600। ओके, तो यहाँ पर इसको और एक आईटीसी मिल गया 3,600। ओके, नाउ सपोजिंगली विद द हेल्प ऑफ दिस टू गुड्स एंड सर्विसेज ही इज गोइंग टू एक्सपोर्ट। बी क्या करने वाला है? एक्सपोर्ट करने वाला है, किसको? सी को, से 50,000 में। ओके, अब इसके पास ध्यान से सुनना, इसके पास एलयूटी है, एलयूटी है, तो इसको कोई टैक्स पे नहीं करना। ओके, 100% एक्सपोर्ट किया इसने। ओके, अब यहां पर इसको रिफंड अंडर रूल 89 सब रूल 4 कितना मिलेगा? कैन आई से, कैन आई से जीरो रेट टर्नओवर से 50,000, जो उसका टोटल टर्नओवर है ही है 50,000। ओके, इनटू नेट आईटीसी। अब नेट आईटीसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नेट आईटीसी में, नेट आईटीसी में आपको डीम्ड एक्सपोर्ट का आईटीसी नहीं लेना। जो ये 1800 है ना, ये डीम्ड एक्सपोर्ट का आईटीसी। ओके, ये डीम्ड एक्सपोर्ट का है। शायद एरो गलत लिख दिया मैंने, एक सेकंड ना। सर्विस यहां पर है, हियर इट इज सर्विस।
सो नेट आईटीसी में आपको 89,4A वाला नहीं लेना। सो टोटल भले ही इसके पास आईटीसी 5400 था, ओके 5400 ही आएगा ना ये, पर यहाँ पर 5400 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, सिर्फ 3600 आएगा। क्यों? क्योंकि ये 1800 का आईटीसी का रिफंड आपको रूल नंबर 89,4A में दिया जाएगा, नॉट अंडर रूल 89,4। इज इट क्लियर? समझ में आया? इसको कॉपी कर लेना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेट आईटीसी का मीनिंग समझा। 89,4 भी मर्चेंट एक्सपोर्ट। मर्चेंट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन मतलब, अभी मर्चेंट एक्सपोर्ट में जब भी आप सेल करते हो, किसको? ऐसे इंसान को जो एक्सपोर्ट करने वाला, ओके, विदाउट चेंजिंग फॉर्म, ठीक है, विदाउट चेंजिंग फॉर्म। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है उसको, चलो इसको भी हम वापस से एनालिसिस करते हैं डिटेल में। ओके देखो मेरे को डिटेल एनालिसिस ही पसंद है, फास्ट फास्ट तो मैं बोल ही सकता हूँ पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो मजा आता है, ठीक है। सॉरी। ओके नाउ बी इज द एक्सपोर्टर। ओके ये यूएस के एंटिटी को एक्सपोर्ट करने वाला है। अब जो ए है, ओके, ए ने बी को सेल किया, ओके, सो बी जो है वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट करने वाला है, ठीक है, जो भी इसको मिला है वो एक्सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ए के लिए एक अच्छा फैसिलिटी निकाला, मतलब निकाला बी के लिए, ओके, निकाला बी के लिए फैसिलिटी। क्या कहता है? अगर आप लोग ऐसा परचेस करते हो जो आप लोग एक्सपोर्ट करने वाले हो, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, मर्चेंट एक्सपोर्टर, ओके, तो यहाँ पर जो ए है वो आपको सिर्फ 0.1% ही चार्ज कर सकता है जीएसटी, ओके। अगर इंट्रास्टेट है, अगर मतलब बी एंड ए दोनों महाराष्ट्र में थे, देन 0.05% सीजीएसटी एंड 0.05% एसजीएसटी। ये टैक्स, इतना कम टैक्स, मामूली टैक्स लगा करके आपको बी को बेचना है, एंड बी विल बी एक्सपोर्टिंग, बी विल बी एक्सपोर्टिंग, ओके। तो यहां पर गवर्नमेंट कहता है, बी के परस्पेक्टिव सुनना, फिर ए के परस्पेक्टिव भी बताऊंगा। बी के परस्पेक्टिव गवर्नमेंट कहता है आपको रिफंड दिया जाएगा रूल 89,4B में, ठीक है, जो भी आईटीसी है ये वाला, ये भी तो क्रेडिट है ना। अभी 1 लाख का अगर गुड्स होगा तो कितना आएगा, अमाउंट निकालो। 1 लाख का अगर गुड्स होगा तो कितना आएगा, 1 लाख इंटू 0.1%, 100 रुपीज। मतलब अगर ए ने इसको 1 लाख का गुड्स बेचा, ओके, तो 100 रुपीज का टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। सो ये जो 100 रुपीज है, वो जो बी को रिफंड मिलना है, वो आपको 89,4B में मिलेगा, नॉट अंडर रूल 89,4। इज दैट क्लियर? तो आपको ये 100 को नेट आईटीसी में ऐड नहीं करना, समझ में आई बात? ओके अब कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये है कि जो गुड्स ए से मिला है उसको आपको 90 डेज के अंदर अंदर एक्सपोर्ट करना होगा, फॉर्म चेंज नहीं करना है। जो भी एक्सपोर्ट का डिटेल्स होगा वो इसको ए को आपको देना पड़ेगा। उसमें ना आप लोग वैल्यूज को ब्लर कर सकते हो, कट कर सकते हो, ओके, वैल्यूज को आप उसको हाईलाइट मार के फिर दे दो, मतलब व्हाइटनर लगा के आप दे सकते हो। एंड ए को वो सारी चीजें अपने जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर को सबमिट करनी होगी, जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर को। क्यों? क्योंकि ये कमिश्नर पूछेगा ना, भाई 18% का गुड्स तूने सिर्फ 0.1% पे बेच दिया, तेरे को किसने बोला? तो यहाँ पर वो नोटिफिकेशन नंबर 40/2017 सेंट्रल टैक्स रेट का रेफरेंस देगा, ओके, एंड वो बोलेगा कि ये लो डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर बोलेगा ऑफिसर, अच्छा तो ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, आई एम गोइंग मोर डीपर नाउ। अब ये जो गुड्स ए ने बेचा है बी को 0.1% लग के, अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर करना, क्या ए को ये गुड्स 0.1% लग के आया होगा या उसको फुल रेट लग के आया होगा? कहने से ऑब्वियसली फुल रेट लग के आया होगा। अभी फॉर एग्जांपल A1 करके एक पार्टी, अब A1 ने मिस्टर ए को बेचा, यहाँ पर इसने सेम गुड्स, ठीक है, लाख का गुड्स फॉर एग्जांपल से बेचा रहेगा 90,000। सो 90,000 में उसने 18% टैक्स लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए इज नॉट सेटिस्फाइंग एनी कंडीशंस, व्हाट बी इज सेटिस्फाइंग। तो यहाँ पर 90,000 प्लस 18% करो, 16,200 तो 1,06,200 आ रहा है शायद, हाँ 1,06,200। तो जो 16,200 जो मिस्टर बी का, सॉरी मिस्टर ए का आईटीसी है, ओके, एंड मिस्टर ए का आउटपुट टैक्स है ₹100। सो ए को भी तो रिफंड चाहिए होगा ना, यस और नो, कम ऑन। वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। A1 ने गुड्स बेचा ए को, बरोबर, ए ने
मर्चेंट एक्सपोर्ट किया बी को, एंड बी डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने वाला। A1 ने बेचा ए को एट रेट ऑफ 90,000 प्लस 18%, 16,200 जीएसटी लगा कर, बट ए उसको 0.1% में बेचेगा क्योंकि बी इज सेटिस्फाइंग सर्टन कंडीशंस। ओके, तो ए का आउटपुट टैक्स बहुत कम है, 100 रुपीज, वेर एज इनपुट टैक्स बहुत ज्यादा। ओके, तो यहाँ पर ए के लिए भी रिफंड का प्रोविजन है, बी के लिए भी रिफंड का प्रोविजन है। बी के लिए रिफंड का प्रोविजन है रूल 89(4)(b) में, वेरएज ए के लिए रिफंड का प्रोविजन है रूल 89(5) में, दैट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कुछ भी नहीं था रिफंड में। क्या समझा? ए जो है दैट इज मर्चेंट एक्सपोर्टर, उसको रिफंड मिलेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में, वेरएज उसने जिसको बेचा है उसका जो आईटीसी है, ठीक है, मतलब इसका जो भी आउटपुट टैक्स, इसका इनपुट टैक्स, उसका रिफंड उसको 89(4)(b) में मिलेगा, नॉट अंडर 89(4). सो इसीलिए नेट आईटीसी में इसको 100 नहीं लेना है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात अच्छे से? चलते हैं आगे। हो, बहुत बड़ा डिस्कशन था, मजा आया होगा आपको। सो नेट आईटीसी का मतलब समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अभी टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड गुड्स के बारे में। ओके, अब ये सब आगे का राम कथा में नीचे लिखा है, वो आप लोग पढ़ लेना। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड गुड्स, जो न्यूमरेटर है उसकी बात कर रहा है। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मींस वैल्यू ऑफ जीरो रेट टर्नओवर। एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट। यहां पर एक पॉइंट मेरे से मिस आउट हुआ, सुन लो ध्यान से। अगर ए को 0.1% लगाना है, ध्यान से सुनना, अगर ए को 0.1% लगाना है इसको बेचने के ऊपर, देन ए शुड कंफर्म दैट बी इज हैविंग एलयूटी। अगर बी के पास एलयूटी नहीं है, देन ए कैन नॉट सेल दिस गुड्स एट 0.1%। नोट डाउन करो, दिमाग में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे लाइफ में कभी काम आएगा। अगर बी के पास एलयूटी नहीं है तो ए कैन नॉट सेल एट 0.1%। ओनली इफ बी इज हैविंग एलयूटी, देन ओनली ए कैन सेल एट 0.1%। ओके, चलो आ जाओ वापस से बैक। टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स, न्यूमरेटर। वैल्यू ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड। रिलेवेंट पीरियड के ऊपर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। ओके, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, दैट इज अंडर बॉन्ड और एलयूटी। ओके, मतलब जो न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर क्या था, यहां पर लिख रहा हूं मैं न्यूमरेटर। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, फिलहाल गुड्स की बात करते हैं, सर्विस का बाद में देखते हैं। अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय नेट आईटीसी, ये फॉर्मूला है। नेट आईटीसी का डिस्कशन हो चुका है, अभी हम बात कर रहे हैं टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड गुड्स की। अब यहां पर ध्यान से सुनना, दिस इज द टर्नओवर मेड अंडर एलयूटी। मेड अंडर एलयूटी क्या मतलब सर? सुनना ध्यान से। अगर आपका रिलेवेंट पीरियड है जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके, ये 3 मंथ का, दैट इज क्वार्टर का आप रिफंड फाइल कर रहे हो। मान लो कि फरवरी में आपने एलयूटी के बिना गुड्स एक्सपोर्ट किया, दैट मींस आपने आईजीएसटी पे किया। आपके पास एलयूटी था पर फिर भी आपने बिना एलयूटी के एक्सपोर्ट किया। क्या ये पॉसिबल है सर? इज इट पॉसिबल? आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल। यस इट इज पॉसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस इट इज पॉसिबल। तो जनवरी में एलयूटी के अंडर किया, मार्च में एलयूटी के अंडर किया, ओके, फरवरी में एलयूटी के अंडर नहीं किया, जीएसटी पे किया। तो अब यहाँ पर टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड गुड्स में हम कौन सा टर्नओवर लेंगे? तीनों का टोटल लेंगे या सिर्फ जैन और मार्च का लेंगे? आंसर इज सिर्फ जैन और मार्च का, सिर्फ जैन और मार्च का लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो भी आपने जीरो रेट सप्लाई किया अंडर एलयूटी, दैट इज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, दैट ओनली हैज टू बी कंसीडर्ड। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, वैल्यू विच इज 1.5 टाइम्स the value of like goods domestically supplied by the same or similar placed supplier as declared by supplier। ये पॉइंट एकदम बेवकूफी है, लॉ में लिखा है पर इट इज नॉनसेंस, इट इज इररेलेवेंट, नॉनसेंस पॉइंट है एकदम। मतलब इतना गुस्सा आता है जब वो पॉइंट पढ़ता हूं। क्यों? आप एक तरफ से बोलते हो, आप मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक तरफ से बोलता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स लाना है, ओके, और दूसरी जगह से आप लोग क्या करते हो, न्यूमरेटर को एक एक लिमिट तक फ्रीज कर देते हो। मतलब अगर आप इंडिया में कोई चॉकलेट अगर 10 में बेचते हो,
ओके, एंड फॉरेन में आप 100 में बेचते हो, मतलब यूएस में, पर रिफंड आपको सिर्फ 15 के हिसाब से मिलेगा। रिफंड आपको सिर्फ 15 के हिसाब से मिलेगा। तो क्या मतलब हुआ इसका? देर इज नो लॉजिक, नो सेंस, नो सेंस। अब कुछ लोग बोलेंगे सर सेंस तो है। बताओ आप लोग क्या सोच रहे हो, सुनना ध्यान से, आप लोग क्या सोच रहे हो? सर दिस प्रोविजन इज मेड टू कर्ब ओवर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स। जानबूझ के लोग ना एक्सपोर्ट को ज्यादा बताते थे, हायर बताते थे। ओके, इसके लिए उसको ना लिमिट कर दिया। पर ये लिमिट करने के वजह से जो जेन्युइन एक्सपोर्टर्स है उनको तो हिट पड़ गई ना। एंड साथ में आपने रूल नंबर 96 बी तो लेके आए। 96 बी क्या कहता है? आपको फेमा के टाइम लिमिट्स के अंदर जो आपका शिपिंग बिल पे वैल्यू था उसको लेके आना पड़ेगा वापस इंडिया में। अब जब आप बोलते हो कि 10 रुपए का जो आइटम मैं यूएस में 100 रुपए में बेचता हूँ, तो 96 बी के हिसाब से मैं 100 रुपए लेके आऊंगा ना इंडिया में। आप लोग क्यों डर रहे हो? जब मैं रेडी हूँ 96 बी के हिसाब से 100 रुपए लाने के लिए, देन वाई आर यू रेस्ट्रिक्टिंग माई रिफंड क्लेम? जो झूठा होगा, जो जानबूझ के एक्सपोर्ट को हायर बताएगा, ठीक है, वो तो बंदा लेके नहीं आएगा, तो वो तो पकड़ा गया ना। सो ओनली 96 बी इज सफिशिएंट। ये जो स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने यहाँ पर लिखा है इसको यहाँ से निकालना होगा, ठीक है। बट अभी के लिए रहने दो, आपके दिमाग में डाल लो। क्या बोलता है? 1.5 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स सप्लाइड बाय सप्लायर इन द डोमेस्टिक मार्केट। मतलब डोमेस्टिक मार्केट में अगर आप कुछ चीज 10 में बेचते हो, तो रिफंड पर्पज के लिए आपको 1.5 टाइम्स ही एक्सेस करने मिलेगा। मतलब एग्जाम्पल, अगर आपने 10 रुपए का गुड 100 में बेचा, तो 100 रुपया और 15 रुपया, दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ 10। दिस 10 इज नॉर्मली सप्लाइड गुड्स का वैल्यू, ठीक है। तो विच एवर इज लोअर, दैट इज 15 वुड बी कंसिडर्ड इन न्यूमरेटर। समझ में आया बात? कितनी बेवकूफी की बात है ये। अब कुछ लोगों के दिमाग में और एक सवाल आएगा, सर अगर ऊपर 15 लिया तो नीचे भी तो वो लोग 15 ही ले रहे हैं ना, तो सेम ही हो गया। आंसर इज सेम नहीं हुआ। दिस इज द डिवीजन। यहाँ पर फिर भी गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। आप लोग ना प्रैक्टिकली एक मैथमेटिक्स का सम करके देखो, आपको अंदाजा आ जाएगा। अगर चलो एक बार मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कैसे करना है आपको। मान लो कि आपका टर्नओवर फॉर एग्जांपल से 15 है यहाँ पर। ओके, एक्सपोर्ट का टर्नओवर 15 आपने कंसिडर किया बाय दिस फॉर्मूला, है ना। यहाँ पर नीचे जो बेस है, ओके, नीचे जो बेस है उसमें फॉर एग्जांपल से टैक्सेबल आपने 100 लिया, ओके, प्लस प्लस यहाँ पर आपने एक्सपोर्ट का 15 लिया, तो 15 अपॉन 115 किया यहाँ पर। ओके, दिस इज द नॉर्मल लॉजिक। अभी समझो दूसरे केस में हम चलते हैं। ये एक्चुअल वैल्यू कितना था? 100 का था। ओके, 100 था, है ना। सो 100 डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक सप्लाईज 100 प्लस एक्सपोर्ट जो ऊपर रेट के 100। ओके, अब निकालो कितना हो रहा है। 15 बाय 115 करो, कितना आया? कितना आया? 0.13। एंड 100 बाय 200 करो, कितना आएगा? 0.5। आई होप यू गॉट दिस। यहाँ पर 100 को मैंने डोमेस्टिक पकड़ा है, ओके। 15 रुपया एक्सपोर्ट के लिए आपने ऊपर ट्रीट किया, नीचे भी ट्रीट किया, ओके। यहाँ पर 100 रुपया ऊपर ट्रीट किया, नीचे भी ट्रीट किया। सो यहाँ पर रिफंड का रेशियो 50% है, वेयर एज यहाँ पर रिफंड का रेशियो सिर्फ 0.13 है। सो गवर्नमेंट को सीधा सीधा 37% का बेनिफिट हुआ, उनको रिफंड देना नहीं पड़ा। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आया? ऐसा मत समझो कि ऊपर भी 15 अटका तो नीचे भी 15 अटका तो सेम ही हो गया, ऐसा नहीं है। देख लिया डिफरेंस? इसके लिए मैथ्स के लेक्चर में ध्यान देना चाहिए। ओके, चलो। विच एवर इज लेस अदर देन टर्नओवर ऑफ 89 4A एंड 4B। 89 4A 4B का टर्नओवर को साइड पे करना है आपको एंड देन कंपेयर करना है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं टर्नओवर ऑफ सर्विस की। अब देखो इसमें से कितने कंपोनेंट्स हो चुके हैं। नेट आईटीसी हो गया एंड टर्नओवर ऑफ गुड्स हो गया। अब हम यहाँ पर टर्नओवर ऑफ सर्विसेज की बात करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग सर्विसेज की बात करेंगे, ओके। ध्यान देना, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज आर intangible, thus it can be proved only as export or supplies to asset on consideration basis। okay, so consideration basis पर यहां पर क्या कहा जाता है कि जितना भी आपको रिलेवेंट पीरियड में कंसिडरेशन रिसीव हुआ अदर देन एडवांस वुड बी कॉल्ड एज अ टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ रिफंड।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कही है मैंने। जितना भी कंसिडरेशन मिला इन दिस पीरियड, दैट वुड ओनली फॉर्म पार्ट ऑफ योर टर्नओवर। न्यूमरेटर की बात चालू, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर भी तो सेम ही होने वाला है। ओके चलो, एक बार मैं लिख के बताता हूँ आपको, ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगा। जैन टू मार्च पीरियड पकड़ के चलते हैं, ठीक है? जैन टू मार्च ये अपना रेलेवेंट पीरियड है ना? अब अगर जैन टू मार्च में मैंने सर्विस दिया, ध्यान से सुनना, जैन टू मार्च में मैंने सर्विस दिया, कंसिडरेशन भी मुझे जैन टू मार्च में मिला, तो क्या मेरे टर्नओवर में ऐड होगा? यस होगा। ओके, सर्विस मैंने ये पीरियड में नहीं दिया, पर मैंने पिछले पीरियड में दिया था, ठीक है? ये प्रायर पीरियड है, ये प्रायर पीरियड है, यहां पर सर्विस दिया था, पर कंसिडरेशन ये बार मिला, तो यस मेरा टर्नओवर में पार्ट बनेगा। समझ में आया? मैंने सर्विस नेक्स्ट पीरियड में देने वाला हूँ, सर्विस नेक्स्ट पीरियड में देने वाला हूँ, पर कंसिडरेशन अभी मिला, इट इज कॉल्ड एज एडवांस। ये थर्ड केस का नाम होगा एडवांस। सो दिस वुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ माई टर्नओवर। समझ में आया? इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपने सर्विस ये पीरियड में दिया, टर्नओवर सर्विस ये पीरियड में दिया एंड कंसिडरेशन भी ये पीरियड में मिला, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ टर्नओवर। ओके, समझ में आई बात? और अगर आपने सर्विस पहले दिया था पर पैसा अभी मिला, देन ऑल्सो इट विल बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द टर्नओवर। पर आपको पैसा अभी मिला पर सर्विस आप बाद में देने वाले हो, इट मींस इट इज एडवांस। एडवांस वुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टर्नओवर। इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे। ओके okay. अभी एसईजेड को अगर आप सप्लाई कर रहे हो, देन ऑल्सो ये सब चीजें लगेंगी आपको, है ना? अब हम बात करने वाले हैं डिनोमिनेटर की। नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं ना? हाँ, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर वेरी इंपॉर्टेंट। जो डिनोमिनेटर है उसमें सबसे पहली बात आप लोग ध्यान में ले लो, एग्जेम्प्ट सप्लाईज नहीं आएगा। 89,4A 4B का टर्नओवर नहीं आएगा। ओके, 89,4A 4B का आईटीसी भी नहीं लिया तो टर्नओवर भी नहीं लेंगे। ओके, अब नीचे आपको क्या लेना है, ध्यान से सुनना। ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, सबके सब टैक्सेबल सप्लाईज, जितना भी आपका डोमेस्टिक सप्लाईज है वो सब लेना है। ओके, समझ में आया? बट इनवर्ड आरसीएम को ऐड नहीं करना। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का टर्नओवर होगा, वो भी लेना होगा आपको। ओके, ऑब्वियसली जो ऊपर आपने ऐड किया है, ध्यान से सुनना, एक सर्कुलर आया था। ओके, वो सर्कुलर ने कहा कि जो आप ऊपर ऐड करते हो वही नीचे ऐड करोगे इन रिस्पेक्ट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज। ओके, अब यहाँ पर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस की बात हम कर रहे हैं। अगर आपने ऊपर जो ऐड किया है दैट इज कंसिडरेशन के बेसिस वाला, वही चीज को आपको नीचे ऐड करना है, वही चीज को आपको नीचे ऐड करना है। समझ में आई बात? सो टैक्सेबल सप्लाईज आपको पूरा का पूरा नीचे ऐड करना है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो ऊपर ऐड किया वही नीचे ऐड करना है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जो ऊपर ऐड किया वही नीचे ऐड करना है। एग्जाम सप्लाईज ऐड नहीं करना, 89,4A 4B का टर्नओवर ऐड नहीं करना। समझ में आई बात? नेक्स्ट, रिलेवेंट पीरियड की बात करते हैं। रिलेवेंट पीरियड मींस द पीरियड फॉर विच द क्लेम हैज बीन फाइल्ड। कुछ भी पीरियड हो सकता है, एनी पीरियड, एनी पीरियड, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर को ओवरलैप कर रहा हो तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू फाइल द रिफंड क्लेम फॉर जैन फेब जैन फेब मार्च अप्रैल। कर सकता हूँ ऐसा? हाँ कर सकता हूँ। पहले नहीं कर सकता था पर अभी कर सकता हूँ, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि फाइनेंशियल ईयर वाइज ब्रेकडाउन होना चाहिए। मतलब जैन फेब मार्च का एक रिफंड बनेगा, अप्रैल का एक, ऐसा बनेगा। पर अभी नहीं ऐसा। अभी कैसा है, जैन फेब मार्च अप्रैल का पूरा एक आप कर सकते हो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, where a person claims or applies for refund, he shall debit the corresponding amount in electronic credit ledger। आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उतना का डेबिट एंट्री पास करना होगा। रेदर आई वुड से पास करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पास हो जाती है। अब सर, रिफंड में डेबिट एंट्री क्यों पास करना है? डेबिट एंट्री क्यों पास करना? आंसर इज, आप लोग उस अनयूटिलाइज आईटीसी को बाद में कभी यूज ना करो। ध्यान से सुनना, आपका अनयूटिलाइज था, बरोबर है, इसीलिए गवर्नमेंट ने आपको रिफंड दिया। अब आप रिफंड मांगने के बाद बोलोगे कि सर अभी हमको यूज करना है आउटपुट टैक्स के सामने, सो गवर्नमेंट बोलेगी, एक थप्पड़ ही मारेगी, बोलेगी कि आप लोगों ने रिफंड क्लेम किया एंड अभी आप उसको यूज भी करना चाहते हो, ऐसा होने ही नहीं दूंगा मैं। जब भी रिफंड फाइल करोगे तुरंत ही आप डेबिट करो, उतना कम हो जाएगा बैलेंस, एंड बचा हुआ बैलेंस आप उसको यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? चलते हैं आगे। एक बात और सुनना, एक बात और, अगर आप विदाउट एलयूटी एक्सपोर्ट करते हो, ध्यान से सुनना, विदाउट एक्सपोर्ट, अगर विदाउट एलयूटी अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो,
देन इन दैट केस आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट एंट्री मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको रिफंड यहाँ पर आईटीसी का नहीं मिल रहा है। जब आईटीसी का रिफंड मिलता है तभी ही आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट करोगे, अदरवाइज नॉट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, हाउ टू कंप्यूट रिफंड इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में किस तरीके से रिफंड का क्लेम किया जाएगा। ओके, चलो। refund on account of inverted duty structure, first of all it is written in rule number 89 sub rule 5। हमने ऑलरेडी देख लिया 89 सब रूल 4, 4A 4B, ये तीनों देख लिया। ठीक है, 4A 4B में तो मैंने आपको एग्जांपल बहुत ही डिटेल में एग्जांपल्स से के साथ मैंने आपको समझाया है। 89 4 का एग्जांपल का जरूरत नहीं, वो एकदम बेसिक है। ओके, अब बात कर रहे हैं हम 89 5 की। 89 5 इज फॉर रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। मतलब जिस पर्सन का इनपुट टैक्स रेट हायर है, आउटपुट टैक्स रेट लोअर है, जीरो नहीं है, लोअर है, देन ओनली 89 5 इज एप्लीकेबल। क्लियर? अब फॉर्मूला समझ लो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड इक्वल टू टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब ऐसा आपका आउटपुट जिसका रेट, जीएसटी का रेट, आउटपुट का रेट इनपुट से कम है, वो वाला टर्नओवर यहाँ पर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, पूरा का पूरा टर्नओवर जिसका नॉर्मल रेट है वो भी यहाँ पर ऐड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जिसका नॉर्मल टर्नओवर है, दैट इज अगर 18% पे परचेज है, 18 पे सेल है, वो भी यहाँ पर लेना है। 18 पे परचेज है, 28 पे सेल है, तो भी यहाँ पर लेना है। अगर अगर ध्यान से सुनना, 18 पे परचेज है एंड 5 पे सेल है, दैट इज इन्वर्टेड, ये वाला, देन ऑल्सो आपको यहाँ पर लेना है। समझ में आया? सो एडजस्टेड वुड इंक्लूड एवरीथिंग मल्टीप्लाइड बाय नेट आईटीसी। ओके, इसका कुछ डिफरेंट मीनिंग है, नॉट ऑफ 89 4 देखेंगे बाद में। माइनस माइनस टैक्स पेएबल ऑन सच इन्वर्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इसके ऊपर, ठीक है, इस पार्ट के ऊपर जो टैक्स है, इस पार्ट के ऊपर जो टैक्स है वो आपने ऑलरेडी इस आईटीसी से पे किया होगा। ध्यान से सुनना, नेट आईटीसी है आपके पास, बरोबर है, उस आईटीसी से आपने टैक्स का पेमेंट तो किया होगा ना, भले लोअर तो लोअर, आपने पे तो किया होगा। सो जितना भी आपने नेट आईटीसी से पेमेंट किया उतना आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो रिफंड नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर माइनस कर देना इसको। ओके, सो फाइनल फॉर्मूला वुड बी turnover of inverted duty structure divided by total turnover into net ITC minus tax payable on this particular turnover। समझ में आया? ये माइनस क्यों किया, लॉजिक समझा? लॉजिक समझा, क्योंकि नेट आईटीसी को आपने यूटिलाइज किया है। ऐसा नहीं है कि जितना का पूरा आईटीसी है वो पूरा इधर है, ऐसा नहीं। ओके, नेट आईटीसी ऐसा नहीं, ऑलरेडी आपने इस नेट आईटीसी को यूज किया है फॉर पेइंग दिस टैक्स, तो यहाँ पर आपका वो माइनस हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर? अब यहाँ पर आगे पढ़ लेते हैं नोट्स, जिसको मैं एक एक चीज एक्सप्लेन किया है इसमें। नेट आईटीसी, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड रिमार्केबल पॉइंट, जो कहता है ये जो नेट आईटीसी है, ये जो नेट आईटीसी, दिस नेट आईटीसी would only include inputs, only inputs, not even input service, not even capital goods। जो एक्सपोर्ट का केस था पहले हमने देखा, उसमें हमने देखा था कि इनपुट एंड इनपुट सर्विस का मिलता है, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। पर यहां पर सिर्फ इनपुट्स का ही मिलेगा, सिर्फ इनपुट्स का। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में केस चालू है इनपुट सर्विस को लेकर के। ओके, बहुत सारा डिस्कशन चालू है, आर्ग्यूमेंट्स चालू है, पर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग सुना दिया है वीके फुटस्टेप्स में, पर आपको सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है, उसको भूल जाओ। ओके, आपको एग्जाम पर पर्सपेक्टिव इतना याद रखना है कि इनपुट्स का ही यहाँ पर कंसिडरेशन लेना है। ठीक है, मतलब इनपुट्स ही कंसिडर करना है। 89 4A 4B को साइड पे करना है, जैसे मैंने उधर बोला वही यहाँ पर एप्लीकेबल। नेक्स्ट, एडजस्टेड टर्नओवर, दैट इज एडजस्टेड टोटल टर्नओवर एंड रिलेवेंट पीरियड, जो हम पर सीखा बस वही है एकदम से, वो जहां जो हमने पहले सीखा वही। इसमें एग्जाम सप्लाईज ऐड नहीं करना है। ओके, एग्जाम सप्लाई ऐड नहीं करना है, 89 4A 4B का टर्नओवर ऐड नहीं करना है, एंड जीएसटी भी ऐड नहीं करना है। ये तो बोलने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पर शायद मैंने बोला नहीं आपको, यहाँ पर बोलना रह गया, जीएसटी कंपोनेंट भी आपको ऐड नहीं करना, इट इज बहुत ऑब्वियस है ना। तो जीएसटी कंपोनेंट आपको ऐड नहीं करना है दोनों ही केसेस में। इज दैट क्लियर?
ओके, अब मर्चेंट एक्सपोर्टर कैन क्लेम रिफंड अंडर रूल 89(5). अब आप तो मेरे से भी एक्सपर्ट हो चुके हो, आप लोग को मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पर, इतना डिटेल में एग्जांपल मैंने दिया था आपको। देखो यहाँ पर मैंने आपको कहा था मर्चेंट एक्सपोर्टर कौन है, मिस्टर ए। मिस्टर ए हैज टू क्लेम रिफंड अंडर रूल 89(5) इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, वही यहाँ पर लिखा है, मर्चेंट एक्सपोर्टर शैल क्लेम रिफंड अंडर 89(5). नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन अप्लाइज फॉर रिफंड करस्पॉन्डिंग डेबिट करना पड़ेगा। ओके ठीक है, और अगर रिजेक्ट करता है ऑफिसर रिफंड क्लेम, देन उसको रिक्रेडिट भी करना पड़ेगा, ऑफिसर डायरेक्टली करेगा, है ना। नेक्स्ट, refund of accumulated ITC is not allowed on account of reduction in rates. Very important but useless। ठीक है, सुनना ध्यान से, गवर्नमेंट को ना ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दिस विल बी क्रिएटिंग अ लॉन्ग ड्रॉन इम्पैक्ट ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब ये क्या बोलता है सुनो, मान लो आज का क्या तारीख है, टुडे इज 17 अक्टूबर, ओके संडे, 17 अक्टूबर संडे। अब गवर्नमेंट का ना कल रात को एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट का कल रात को नोटिफिकेशन आया कि हमने मेडिसिन के ऊपर रेट ऑफ जीएसटी कम कर दिया, एग्जाम्पल है। ओके 16 नवंबर को बोलते हैं, 16 अक्टूबर को बोलते हैं कि 17 अक्टूबर से कम। अब 16 अक्टूबर तक मैंने जो कुछ भी परचेस किया होगा वो सपोजिंगली 28% पे परचेस किया, मैं सेल भी 28 पे करने वाला हूँ ऑब्वियसली, ओके क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ। अब यहाँ नहीं, सॉरी ट्रेडर नहीं, मैन्युफैक्चरर ही पकड़ो, क्योंकि ट्रेडर के केस में तो आईडीएस एप्लीकेबल ही नहीं होगा। आईडीएस एप्लीकेबल है, मैन्युफैक्चर होगा तो ही होगा, क्योंकि जो ट्रेडर है वो सेम रेट पर परचेस करेगा, सेम रेट पे सेल करेगा, तो इन्वर्टेड ड्यूटी का सवाल उठता ही नहीं है। मान लो कि मेरा कोई इनपुट है जो 28% पे टैक्सेबल था, जो कम हो गया रेट 17 अक्टूबर से, सॉरी 17 अक्टूबर से 18% हो गया, 17 अक्टूबर से 18%। अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलता है कि ये जो मैंने रेट रिड्यूस किया है, ओके मेरे आउटपुट का रेट रिड्यूस हो चुका है, बरोबर है, इनपुट का, एंड वही इनपुट मैं यूज करने वाला हूँ आगे जाकर के आउटपुट बनाने में। तो गवर्नमेंट क्या कहता है कि जो आपने हायर रेट पे परचेस किया है एंड आप आगे जाकर के लोअर रेट पे बेचोगे ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन रेट, देन आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आपको रिफंड नहीं मिलेगा इस केस में, आप इसको यूज करते रहो। रेट रेट भले मैंने चेंज किया पर रिफंड मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में फॉलो नहीं हो रहा है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। अब गवर्नमेंट ने ये तो चाल खेली, बरोबर है, क्योंकि यहाँ पर रेट रिड्यूस कर दिया मेरा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा आउटपुट टैक्स का रेट पहले फॉर एग्जाम्पल 28% हुआ करता था, नॉर्मल में 28% हुआ करता था, एक बहुत हैवी इनपुट था जो 28% पे टैक्सेबल था। अब यहाँ पर मेरे आउटपुट का रेट 18 कर दिया, तो मेरा इनपुट तो बहुत रह गया ना बाकी, मेरा इनपुट तो ऐसे ही खड़ा है। तो मैंने क्या बोला गवर्नमेंट को, सर मैंने ये परचेस किया था 28 में कंपोनेंट, ओके जो भी इनपुट्स है, बट आपने सेल के टाइम पर रेट चेंज कर दिया 18%, सो प्लीज अलाउ मी टू अप्लाई फॉर रिफंड ऑफ दिस 28%, दैट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। मेरा इनपुट हायर रेट है, मेरा आउटपुट लोअर रेट, प्लीज रिफंड दो। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, रिफंड नहीं मिलेगा। समझा कितनी नाइंसाफी है पॉइंट। तो दिस इज 28% इज बेसिकली इनपुट का रेट एंड 18% वाज आउटपुट रेट व्हिच इज रिड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने रिडक्शन किया रेट का, इसीलिए नहीं दे रहा। अगर ओरिजिनली था तो मिलता, ओरिजिनली 18 था तो मिलता, पर यहाँ पर गवर्नमेंट के रिडक्शन इन रेट की वजह से 18 हो चुका है, तो गवर्नमेंट इसका रिफंड नहीं देने वाला। इज इट क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम अब बात करने वाले रिफंड के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। अब यहाँ पर ना ब्रीफली लिखा है सब कुछ, ओके डिटेल में नहीं है, डिटेल में रूल 89 में आपको मिल जाएगा। ओके प्रैक्टिकली काफी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है, मैं आपको ना प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंटेशन का और भी खुद से ऐड करके यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लेना, जब आप ऑफिस में रिफंड अप्लाई करोगे आपको काम आएगा। ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अब यहाँ पर एक चीज समझना, ये अंडर एलयूटी की बात चालू है। अगर आपके पास एलयूटी नहीं है एंड आपको आपने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है गुड्स, देन इन दैट केस आपको कोई सेपरेट रिफंड एप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं, आपको सेपरेट रिफंड एप्लीकेशन ही नहीं करना है, शिपिंग बिल जो फाइल किया दैट इटसेल्फ वुड बी द एप्लीकेशन। तो अगर अंडर एलयूटी है तो आप किसका रिफंड क्लेम कर रहे हो? आईटीसी का।
अनयूटिलाइज आईटीसी का। तो यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना होगा। सबसे पहला शिपिंग बिल का स्टेटमेंट, ठीक है, एक स्टेटमेंट जिसमें शिपिंग बिल नंबर होगा, ईजीएम नंबर होगा, ओके। देन जो पोर्ट कोड होता है वो होगा। देन आपका होगा इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, दैट इज, देन बाद में होगा एक वैल्यू होगा, इनवॉइस वैल्यू, ओके। दैट ऑल थिंग्स वुड बी देयर। नेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग, ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया। इनपुट एंड इनपुट सर्विस इनवॉइसेस, अब ध्यान देना ये स्टेटमेंट देना है आपको। अब मैं एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्रैक्टिकली क्या लगता है, प्रैक्टिकल ना, एकदम प्रैक्टिकल। सबसे पहले तो डिक्लेरेशंस लगेंगी, देयर आर मेनी डिक्लेरेशंस। जैसे जैसे सबसे पहला डिक्लेरेशन, मैंने सेंट्रल टैक्स का ड्रॉबैक नहीं लिया, ये डिक्लेरेशन। सेकंड डिक्लेरेशन, सेकंड डिक्लेरेशन, ये गुड्स पे कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है, ये डिक्लेरेशन, ठीक है। देन सेक्शन 16(2)(c) का डिक्लेरेशन, जो कहता है कि सप्लायर ने टैक्स पेमेंट किया होगा इसका, ऐसा मैं मानता हूं। एंड मैं सेक्शन नंबर 42 के हिसाब से, 42 सबसेक्शन 2, जो कहता है प्रोविजनल आईटीसी, मैं उसको कंप्लाई कर रहा हूँ एंड मैं क्रेडिट ले रहा हूँ, इसका डिक्लेरेशन। नेक्स्ट, टैक्स इवेजन का डिक्लेरेशन, ध्यान से सुना, सब आप लोग नोट डाउन कर लो। टैक्स इवेजन का डिक्लेरेशन मतलब मैंने कभी भी लाइफ में अंडर एनी टैक्स लॉ 2.5 सीआर के ऊपर का टैक्स इवेजन नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट, एंड इन सबका आपको एक कवरिंग लेटर देना होगा, ठीक है। ये हो गया आपका डिक्लेरेशन का पार्ट। सेकंड डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, अनेक्शर बी। क्या सबमिट करना आपको? अनेक्शर बी। अनेक्शर बी क्या होता है? आपका आईटीसी रजिस्टर होता है, ओके। अब ये आईटीसी रजिस्टर जो अनेक्शर बी है, इसका जो टोटल सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी होगा, ओके, दैट शुड मैच विथ जीएसटीआर 3B ऑफ रिलेवेंट पीरियड। आपको जीएसटीआर 3B से उसको मैच करके देना है ऑफिसर को, इसका पीडीएफ बना के अपलोड करना होता है ना। तो अनेक्शर बी का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, इसमें एचएसएन कोड भी होना चाहिए। परचेस का एचएसएन कोड, हाँ, परचेस का एचएसएन कोड, अगर सप्लायर ने नहीं लगाया एचएसएन कोड फिर भी। सर क्या इसमें कैपिटल गुड्स का डिटेल होना चाहिए? आंसर इज यस, होना चाहिए। यस, होना चाहिए। रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं है फिर भी होना चाहिए, क्योंकि अनेक्शर बी शुड टैली विथ योर 3B, एंड 3B में हम सब का सब आईटीसी यूटिलाइजेशन डालते हैं। क्लियर है? चले आगे। थर्ड वन, जीएसटीआर 2A का कॉपी, जीएसटीआर 2A का कॉपी, ओके, जीएसटीआर 2A कॉपी। देन यू हैव टू सबमिट 3B and 1 फॉर दैट रिलेवेंट पीरियड्स, ओके, ये। देन आपको फिफ्थ पॉइंट, जो काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कंसल्टेंट को नहीं मालूम होता है, 1.5 टाइम्स वाला डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन देना है आपको। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, पीडीएफ बना करके ऑनलाइन अपलोड करना, ओके। एक बार मैं आपको बता दूं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, है ना। सो सी ओवर हियर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिक्लेरेशन है, यहाँ पर कवरिंग लेटर है, डिक्लेरेशन बाय मैनेजमेंट है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज। हाँ, आपने यहाँ पर ऐसा कोई चीज दैट इज डोमेस्टिकली नील रेटेड में नहीं बेचा है, उसका आप रिफंड क्लेम कर रहे हो आईटीसी का, ऐसा तो नहीं है, वो आपको देना होगा। आईटीसी का डिक्लेरेशन सेक्शन 16(2)(c) वाला, देन ड्रॉबैक वाला, टैक्स इवेजन और टैक्स इंसिडेंस वाला, ये इतने डिक्लेरेशन आपको देने होंगे। अनेक्शर बी आपको देना है, ओके। ये अनेक्शर बी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अनेक्शर बी है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अनेक्शर बी। आपको इस तरीके से फॉर्मेट होगा, सीरियल नंबर, जीएसटी नंबर, नेम ऑफ द सप्लायर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टैक्सेबल वैल्यू, ये सारा का सारा जो फॉर्मेट आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आपको सबमिट करना होगा इस तरीके से पीडीएफ में, ठीक है। देन जीएसटीआर 2A आपको सबमिट करना होता है, ओके, जीएसटीआर 2A। अब जीएसटीआर 2A का फॉर्मेट जो है ना, वो इस तरीके से होना चाहिए जो पोर्टल से निकलता है, देखो, दिस शुड बी द फॉर्मेट। गवर्नमेंट वाले ऑफिसर बोलते हैं कि इसको, इसमें से आपको टोटल का लाइन भी नहीं हटाना, ब्लैंक स्पेस भी नहीं हटाना, कुछ भी नहीं, एज इट इज आप लोग दो, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको देना पड़ेगा एज इट इज। सो दिस आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर टू बी सबमिटेड फॉर एप्लीकेशन ऑफ रिफंड क्लेम। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब हम डॉक्यूमेंटेशन पे ज्यादा टाइम नहीं डालेंगे, बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन सब केस में नॉर्मली सेम ही होता है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, उसमें एडिशनल होगा FIRC, ओके, दैट इज फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, और वी कैन कॉल इट एज BRC, बैंक रिलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। कंसिडरेशन इज द बेस, तो कंसिडरेशन जो मिला है आपको वो आपको दिखाना पड़ेगा। देन इनवॉइस का स्टेटमेंट, परचेस का इनवॉइस,
का जो लिस्ट होता है वो 2A में जो दिख रहा है कि नहीं वो वाला, देन आपने जो सेल किया है वो वाला, देन FIRC का रिकंसिलेशन आपको देना पड़ेगा कि भाई ये बिल आपने बनाया, इसका पैसा नहीं मिला है, इसका पैसा मिला है, ऐसा पूरा लिस्ट बनना पड़ेगा। नेक्स्ट SEZ के लिए स्टेटमेंट कंटेनिंग नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइसेस, जो भी आपने सेल किया उसका इनवॉइसेस। ओके, एविडेंस रिगार्डिंग द एंडोर्समेंट बाय स्पेसिफाइड ऑफिसर ऑफ द जोन, मतलब जो भी ऑफिसर है, ठीक है, स्पेसिफाइड ऑफिसर, उस स्पेसिफाइड ऑफिसर का एंडोर्समेंट भी लगेगा। ओके, व्हेन यू आर सप्लाइंग टू SEZ। नेक्स्ट, a declaration to that effect that SEZ has not the tax has not been collected from SEZ। ध्यान से सुनना, यहां पर हम रिफंड की जो बात कर रहे हैं वो सप्लायर टू SEZ की बात कर रहे हैं, सप्लायर की बात कर रहे हैं। SEZ कैन नॉट क्लेम रिफंड। एकदम ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनो, SEZ कैन नॉट अप्लाई फॉर रिफंड। SEZ के केस में कभी भी अनयूटिलाइज ITC हो ही नहीं सकता अनलेस RCM में कुछ आ रहा है तो। ओके, यहाँ पर गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिफंड के प्रोविजंस में कहीं पर भी SEZ को रिफंड क्लेम करने का जिक्र नहीं किया। इन सेक्शन नंबर 54(8) ये लोग कहते हैं कि जिसने भी बर्डन सहन किया है उसको रिफंड क्लेम मिलेगा। तो यहाँ पर अगर SEZ को विद सम सपोर्टिंग केस लॉस प्रूव करना होगा RCM का क्रेडिट के बारे में, RCM का रिफंड के लिए। हाउएवर, व्हेन इट इज नॉट RCM केस, there can be no case where ITC has been accumulated in the electronic credit ledger of SEZ, because जो भी इंसान SEZ को सप्लाई कर रहा है उसको टैक्स तो कलेक्ट करना ही नहीं है, चाहे इसके पास LUT हो चाहे LUT ना हो, टैक्स तो कलेक्ट नहीं करना है क्योंकि जीरो रेटेड है। ओके, सो SEZ के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में टैक्स एक्यूमुलेशन हुआ कैसे? देयर कैन बी नो सिनारियो। ओके, तो SEZ कैन नॉट क्लेम रिफंड अदरवाइज देन रिफंड, दैट इज आल्सो सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। ओके, तो सप्लायर को रिफंड मिलेगा, नॉट SEZ। सप्लायर को ही रिफंड मिलता है, SEZ को रिफंड नहीं दिया जाता है। ठीक है, अभी सप्लायर जब रिफंड अप्लाई करेगा तब उसको ये सारे डॉक्यूमेंटेशन मतलब सबमिट करने पड़ेंगे ऑन द ऑनलाइन पोर्टल। नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू SEZ। अगर सर्विस दिया SEZ को तो पेमेंट मिला कि नहीं वो चेक करना। नेक्स्ट, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में अगेन स्टेटमेंट 1A होता है यहाँ पर। ओके, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस में स्टेटमेंट नंबर 3 होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नॉट रिलेवेंट, प्रैक्टिकली जो लोग सुन रहे हैं मुझे उनके लिए रिलेवेंट है। तो इन्वर्टेड ड्यूटी में आपको अगेन ये सब डिक्लेरेशन तो कॉमन थे, जो ITC के डिक्लेरेशन है, टैक्स इवेजन है, एंड ऑल सच डिक्लेरेशन वेर कॉमन। उसके साथ साथ एडिशनल एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, ठीक है, जिसमें आपका सेल इनवॉइस होगा, परचेज इनवॉइस होगा, ये सब कुछ होगा। ओके, नेक्स्ट, इफ रिफंड क्लेम एक्सीड्स ₹2 लाख, अगर 2 लाख से ऊपर का रिफंड क्लेम जाता है देन आपको CA/CMA से सर्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ओके, इन अनेक्सर 2 ऑफ RFD01, ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, नो रिफंड क्लेम shall be applied if the claim amount is ₹1000। मतलब टोटल ऑफ ऑल दिस 3 हेड्स शुड बी मोर देन 1000। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, एक सर्कुलर था, सर्कुलर नंबर 125, जिसमें लिखा है कि एक एक टैक्स हेड का अमाउंट 1000 से ऊपर होना चाहिए। ईच टैक्स हेड 1000 लिमिट शुड बी अप्लाइड ईच टैक्स हेड वाइज। सो आपको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपका ये सिर्फ 900 रुपया है एंड ये दोनों 1000 से ज्यादा है, तो आपको इसका रिफंड नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? सो आपका रिफंड क्लेम का अमाउंट हर टैक्स हेड में 1000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, CA/CMA का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा इन दिस पर्टिकुलर केसेस। कौन से केसेस में? रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आपके पास LUT नहीं है, आपने IGST पेमेंट किया एंड रिफंड क्लेम किया, तो आपको CA का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देन इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन मेकिंग सच एक्सपोर्ट्स, ठीक है, इसका भी रिफंड क्लेम कर रहे हो, आपको नहीं लगेगा। रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC फॉर जीरो रेट सप्लाईज और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, देन ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन विच सप्लाई इज नॉट प्रोवाइडेड, मतलब रिफंड वाउचर का केस, उसमें भी नहीं चाहिए। रिफंड ऑफ CGST SGST हेल्ड टू बी IGST और वाइस वर्सा, मतलब आपने रॉन्ग टैक्स पे किया एंड सही टैक्स पे कर रहे हो एंड रॉन्ग का रिफंड क्लेम कर रहे हो, तभी भी आपको नहीं CA का सर्टिफिकेट देना है। ओके, CA/CMA। रिफंड ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट बॉर्न बाय नोटिफाइड एप्लीकेंट्स। ओके, मतलब अगर इंटरेस्ट और
टैक्स का आपने बर्डन सहन किया है एंड आप नोटिफाइड एप्लीकेंट हो, ठीक है, अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करता है इन फ्यूचर एंड आप उन नोटिफाइड एप्लीकेंट में से कोई हो, देन आपको सीए सीएमए का सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, टाइमलाइंस फॉर रिफंड। नेक्स्ट इज टाइमलाइंस फॉर रिफंड। अपने को सबसे पहला एप्लीकेशन 2 साल के अंदर अंदर करना है। 2 साल कहां से? रिलेवेंट डेट से। नेक्स्ट, अपने को एक्नॉलेजमेंट मिलेगा ऑन फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, कितने दिन में? विद इन 15 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन। ओके, देन प्रोविजनल रिफंड मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पर शाल को कट करके मे कर दो। इफ ऑफिसर को चाहिए तो वो दे सकता है, जरूरी नहीं देना है। ओके, सो ऑफिसर अगर चाहे तो वो 90% ऑफ रिफंड क्लेम जो हमने क्लेम किया उसका 90% विद इन 7 डेज फ्रॉम एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट मिलने के 7 दिन में 90% रिफंड आपको दे सकता है। क्लियर? समझ में आई बात? एंड अगर आपका एप्लीकेशन सही नहीं है देन उसको डेफिशिएंसी मेमो इशू करना पड़ेगा इन RFD 03। क्लियर है? नेक्स्ट, refund order after proper checking and satisfaction shall be issued for balance 10%। अगर उसने ये 90% दिया है तो बैलेंस 10%, अगर 90% नहीं दिया है तो पूरा का पूरा 100% shall be issued within 60 days from one above। मतलब आपने जब भी अप्लाई किया तब से लेकर के 60 डेज के अंदर अंदर आपको रिफंड ऑर्डर मिलना चाहिए। ओके, अगर आपका रिफंड इनकम्प्लीट है, डेफिशिएंसी मेमो दो, मैं वापस से फ्रेश एप्लीकेशन करूंगा विथ ऑल द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। ओके, अगर फिर भी आपको लगता है रिफंड नहीं देना चाहिए तो शो कॉज नोटिस इशू करो। शो कॉज नोटिस का रिप्लाई मैं RFD 09 में करूंगा। ओके, समझ में आई बात? एंड अगर आपको ठीक लगता है सब कुछ तो विद इन 60 डेज फ्रॉम फाइलिंग एप्लीकेशन, नॉट एक्नॉलेजमेंट, विद इन फ्रॉम फाइलिंग एप्लीकेशन आपको रिफंड दिया जाएगा। ओके, वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरा। 2 साल में अप्लाई करो, ठीक है, 15 दिन के अंदर फ्रॉम एप्लीकेशन आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। अगर ऑफिसर चाहे तो प्रोविजनल रिफंड दे सकता है 90% फ्रॉम फ्रॉम 7 फ्रॉम एक्नॉलेजमेंट डेट। ओके, देन बचा हुआ जो अमाउंट है 10%, या तो फिर अगर उसने कुछ भी रिफंड नहीं दिया तो पूरा का पूरा 100% कैन बी शैल बी रिफंडेड, ठीक है, विद इन 60 डेज फ्रॉम फाइलिंग एप्लीकेशन। तो रिफंड का जो ऑर्डर है वो इशू हो जाना चाहिए कि भाई आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट, अगर रिफंड आपको 60 डेज में नहीं मिलता, 60 डेज में नहीं मिलता तो डीम्ड रिफंड। ओके, डीम्ड रिफंड करना है, डीम्ड रिफंड जैसे रजिस्ट्रेशन हम डीम्ड अप्रूवल करते हैं, नहीं ऐसा नहीं। रिफंड में डीम्ड अप्रूवल का कंसेप्ट नहीं है। रिफंड में आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा जरूर। देखो, डीम्ड रिफंड नहीं होता है आपको रिफंड करना ही, ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा तो फिर आप लोग तो फ्रॉड केस में भी आपको रिफंड मिल जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, बरोबर है? तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको रिफंड नहीं दे देंगे 60 डेज में, अगर नहीं हुआ तो हम आपको इंटरेस्ट के साथ देंगे, हम आपको इंटरेस्ट के साथ देंगे। ओके, और ये इंटरेस्ट का रिफंड अगर आपको इंटरेस्ट के साथ चाहिए तो इंटरेस्ट के लिए भी आपको अप्लाई करना होगा, हम खुद से नहीं देंगे। अगर आप इंटरेस्ट मांगोगे तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आप लोग को रिफंड नहीं मिलता 60 दिन में, देन 61st डे से लेकर के जब भी गवर्नमेंट आपको देगी तब तक का आपको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर annum। ओके, एंड अगर हायर अथॉरिटी के ऑर्डर के बाद भी 60 डेज के अंदर आपको रिफंड नहीं दिया जाता तो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको रिफंड मिलेगा फ्रॉम 61st डे से लेकर के एक्चुअल रिफंड तक। इज दैट क्लियर? तो अपना डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पूरा हो चुका है। नेक्स्ट, अभी ज्यादा कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में, फटाफट हो जाएगा, है ना? refund to retail outlet established in departure area, refund to a retail outlet established in departure area of international airport। ओके, अब इसमें रिफंड का कुछ सिनेरियोस है। रूल नंबर 95A जो अमेंडमेंट था लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट का। ओके, पढ़ लेते हैं एक बार। अब इसमें क्या कहा जाता है कि जो ड्यूटी फ्री शॉप्स है और ड्यूटी पेड शॉप्स, जो लोग फॉरेन टूरिस्ट को गुड्स बेच रहे हैं एंड दे हैव परचेस इंडिजिनियसली, तो यहाँ पर जो फॉरेन टूरिस्ट को बेचा जाता है दैट इज एग्जेम्प्ट, वो एग्जेम्प्ट है। पर जो वो परचेस कर रहे हैं तब उनको टैक्स पे करना पड़ता है क्योंकि इंडिया से परचेस कर, तो क्या उनको रिफंड मिलना चाहिए? सो आंसर इज एज पर रूल नंबर 95A विच इज नोटिफाइड, जो कहता है कि भाई उनको रिफंड दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो रिटेल आउटलेट दैट इज ड्यूटी पेड शॉप्स एंड ड्यूटी फ्री शॉप्स एस्टैब्लिश इन डिपार्चर एरिया ऑफ अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो डिपार्चर एरिया में लोकेटेड है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के,
मेकिंग टैक्स फ्री सप्लाईज ऑफ इंडिजिनियस गुड्स टू पर्सन नॉट नॉर्मली रेसिडेंट इन इंडिया। ऐसा इंसान को उन्होंने बेचा है जो पर्सन है नॉट नॉर्मली रेसिडेंट इन इंडिया, हु एंटर्स इन इंडिया फॉर अ स्टे ऑफ नॉट मोर देन 6 months फॉर लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पसेस। ओके, मतलब एलिजिबल पैसेंजर को उन्होंने बेचा है ऐसा गुड्स जो इंडिया से खरीदा। तो यहाँ पर जो उनका आउटवर्ड सप्लाई इट इज टैक्स फ्री, जो उनका परचेज है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, तो इसमें उनको रिफंड मिल जाएगा, नॉट ऑन अकाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ आईटीसी बट एज पर दिस पर्टिकुलर रूल। ओके, एक्यूमुलेशन ऑफ आईटीसी के हिसाब से नहीं मिल रहा है, पर उनको यहाँ पर लिखा जाता है कि जो भी इनवर्ड सप्लाईज है वो इनवर्ड सप्लाईज का आईटीसी का रिफंड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर पढ़ो। Thus, it would be appropriate to say that refund to be granted to retail outlet is not on account of accumulated ITC, but is based on invoices of inward supplies of indigenous goods। मतलब जो भी उन्होंने इंडिजिनियस परचेस किया उसका रिफंड दिया जा रहा है, नॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी। मतलब क्रेडिट लेजर देख के रिफंड नहीं दिया, तुम लोग का इनपुट इनवॉइसेस देख करके रिफंड दिया जा रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन का ये नीचे कुछ तो लिखा हुआ है मैंने, एप्लीकेशन किस तरीके से करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना है, क्या कंडीशन होना चाहिए, वो भी लिखा हुआ है। चलो पढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर रिफंड, रिटेल आउटलेट शैल फर्निश एप्लीकेशन फॉर रिफंड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दैट इज RFD 01 monthly or quarterly basis along with self certified compiled information of invoices issued for supply made during the month or quarter। मतलब आपको जो भी ये मिला है कंसर्न परचेज इनवॉइस, वो वाला भी आपको बताना है उनको। ओके, एंड जो भी आपने सेल इनवॉइस इशू किया है वो भी आपको सामने सामने स्टेटमेंट सबमिट करना होगा। ओके, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर एप्लीकेशन। इनवर्ड सप्लाईज जो आपने लिया है ये आपको टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट मिलना चाहिए फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन। नॉर्मल सी बात है, तो ही तो टैक्स लगा होगा, तो ही तो आपको रिफंड के लिए आप एलिजिबल होगे। नेक्स्ट, द सेड गुड्स वर सप्लाइड बाय रिटेल आउटलेट्स टू एन आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज विदाउट चार्जिंग एनी टैक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, गुड्स वर सप्लाइड बाय रिटेल आउटलेट टू आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट होना चाहिए। अब इंटरनेशनल है कि नहीं कैसे समझता है, उसके मुंह से तो नहीं समझ में आता, क्योंकि श्रीलंका वाला है, ठीक है, वो और तमिलनाडु वाला दोनों सेम लगेगा, बरोबर। मतलब आजू बाजू है ना, वो सब चीजें साउथ एंड श्रीलंका आजू बाजू में है, तो श्रीलंका वाला भी इंटरनेशनल पैसेंजर हो सकता है। ओके, सो समझेगा कैसे, आंसर इज पासपोर्ट से। तो पासपोर्ट पे ना एक इशुइंग अथॉरिटी होता है, ठीक है, आप लोगों ने कभी देखा है तो पता नहीं, मुझे पासपोर्ट होगा तो देख लो, उसपे ना इंडिया का पासपोर्ट ऐसा लिखा होता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया इस तरीके से लिखा होगा, तो दैट मीन्स इट इज अ इंडियन, इट इज ही इज नॉट अ इंटरनेशनल टूरिस्ट। ओके, तो वो इंडिया वाला, उस केस में आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, खाली अगर आपने आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट को बेचा है अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज मिलना चाहिए आपको विदाउट चार्जिंग एनी टैक्स, देन ओनली रिफंड कैन बी अप्लाइड। नेक्स्ट, नेम एंड GST नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट आर मेंशन्ड इन टैक्स इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाईज। ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या नया है। ओके, आपके मतलब आपने जो भी परचेस किया है उसके ऊपर आपका नाम होना चाहिए, आपका GST नंबर होना चाहिए। ओके, सच अदर रेस्ट्रिक्शंस एज मे प्रिस्क्राइब। अब यहाँ पर ना एक अनेक्शर गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया ये वाले सर्कुलर में, जो कहता है कि आपने जो गुड्स बेचा है उस पैसेंजर का नाम फ्रॉम पासपोर्ट आपको लिखना होगा, वो इंडिया में कब आया उसका डेट लिखना होगा, वो इंडिया से कब जा रहा है उसका डेट लिखना होगा, वो कौन से कंट्री में जा रहा है वो भी लिखना होगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको मेंटेन करनी होगी एंड यू हैव टू सबमिट टू द प्रॉपर ऑफिसर व्हाइल एप्लीकेशन ऑफ रिफंड। ओके, नेक्स्ट, प्रोपोर्शनेट रिफंड क्लेम। अब कई बार क्या होता है, अभी अभी एक एग्जांपल लेकर के बात कर रहा हूँ, ठीक है, चलो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, ये मैं क्लियर कर लेता हूँ ना, बहुत टाइम से लिखा हुआ है ये। नाउ आई वांट सम स्पेस, चलो अब कोई ट्रांजैक्शन मैंने किया है, मैंने ए को, सॉरी मैं ए हूं, मैंने बी को गुड्स बेचा। ओके, अब इस ट्रांजैक्शन को मैंने गलती से कहा कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, गलती से मिस्टेक हो गया, गलती से मैंने इसको इंट्रा डिक्लेयर कर दिया एंड इस पे गवर्नमेंट को मैंने CGST SGST पे कर दी। ओके, हालांकि बाद में ये निकला इंटरस्टेट, तो मेरे को क्या करना चाहिए था, IGST पे करना चाहिए था। ओके,
अब गवर्नमेंट कहता है कि आपको हम रिफंड देंगे, रॉन्ग टैक्स पेड का रिफंड देंगे, आप राइट टैक्स पे कर लो। तो अब ये जो रिफंड है, ये आपको क्या आपके बैंक अकाउंट में जमा होगा या आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा? सो आंसर इज प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। ध्यान से सुनना कैसे। मान लो कि ये जो सीजीएसटी एसजीएसटी है, ये आपने पे कुछ इस तरीके से किया। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का ट्रांजेक्शन, 900 ओके, 900। अब यहां पर आपने इस 900 का पेमेंट कुछ इस तरीके से किया है। आपके पास क्रेडिट था 600 रुपए का, आपने 600 का क्रेडिट यूज किया, 300 रुपीज आपने कैश में पे कर दिया। ओके, अब आप रॉन्ग टैक्स पेड, ठीक है, आपका रॉन्ग टैक्स पेमेंट कितना है? कहने से 900 रॉन्ग टैक्स पेमेंट कितना है? 900। ओके, आप इसका रिफंड एप्लीकेशन कर रहे हो। सो गवर्नमेंट कहता है कि आपको ये 900 का रिफंड क्लेम बैंक में डायरेक्टली पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, आपको प्रपोर्शन में मिलेगा। जितना प्रपोर्शन आपने जितना प्रपोर्शन आपने आईटीसी से पे किया था, उतना आईटीसी में रिक्रेडिट हो जाएगा, एंड जितना आपने कैश में पे किया था उतना आपको बैंक में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो 900 है, इसका 600 वुड बी credited to ECL and 300 would be credit in our bank account, credited to bank account, and ऊपर वाला credited to electronic credit ledger. Is that clear? समझ में आया? ओके, प्रोपोर्शनली हो जाए, प्रोपोर्शनेटली होएगा। नहीं तो पहले लोग क्या करते थे, गलत टैक्स को पूरा आईटीसी से पे करते थे एंड गलत टैक्स का रिफंड पूरा बैंक में मिलता था। सो दैट वाज द इशू गोइंग ऑन। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ने रूल 92(1)A निकाला एंड उसको सॉल्व कर लिया। देन यही सब लिखा है उधर। ओके, आप लोग रीड करना उसको। Now let us read very important points coming out from circular number 125. कहाँ पहुंच गए हम? सर्कुलर नंबर 125 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करता हूँ, ब्रीफली डिस्कस करूंगा, ठीक है? जरूरी नहीं कि मैं पूरा रीड करूंगा। The said circular is applicable for refund claims filed with effect from 26 September. इस दिन के बाद से जो भी रिफंड क्लेम फाइल हुआ है उसके लिए ये सर्कुलर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, सेकेंड वाला पॉइंट जो है वो एकदम इजी है। आपको जीएसटी आरएफडी 01 इसमें अप्लाई करना है, तब आपको एक एआरएन मिलेगा। ओके, ठीक है, तब आपको एआरएन मिलेगा एंड आपको एक्नॉलेजमेंट जो है वो 15 डेज में मिलेगा, या तो फिर डेफिशिएंसी मेमो मिलेगा। ओके, अगर डेफिशिएंसी मेमो मिलता है तो आपको फ्रेश एप्लीकेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑफ एप्लीकेशन टू प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर को अगर आपका एप्लीकेशन गया है तो इट्स ओके, अगर गलत ऑफिसर को गया है तो गलत ऑफिसर कैन ट्रांसफर इट टू द प्रॉपर ऑफिसर, बट नॉट लेटर देन 3 days। ओके, विद इन 3 days उसको असाइन करना होगा। अगर आप रिफंड अप्लाई करते हो तो उसके पहले तक आपके सारे के सारे रिटर्न्स फाइल होने चाहिए। ओके, आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा जो कहेगा कि अगर मैंने गलत रिफंड क्लेम फाइल किया तो मैं पे बैक कर दूंगा। ओके, ये रिफंड क्लेम आपको करना होगा, ये अंडरटेकिंग आपको देना होगा। एक्नॉलेजमेंट एंड डेफिशिएंसी मेमो। वंस एक्नॉलेजमेंट हैज बीन इशूड, नो डेफिशिएंसी मेमो कैन बी इशूड। ठीक है, आपने अगर ऑफिसर ने अगर एक्नॉलेज कर लिया तो डेफिशिएंसी मेमो इशू नहीं कर सकता। अभी अगर उसको बाद में मिस्टेक समझ में आता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा, ठीक है? एंड अगर डेफिशिएंसी मेमो आता है तो आपको फ्रेश एप्लीकेशन करना पड़ेगा जिसका डिस्टिंक्ट एआरएन होगा, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट नंबर। प्रोविजनल रिफंड सैंक्शनड 90% इज मोर देन फाइनल अमाउंट ऑफ रिफंड। मतलब अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने 7 दिन में, ऑफिसर ने 7 दिन में आपको 90% दे दिया, पर बाद में 60 डेज के एंड पर, दैट इज फाइलिंग एप्लीकेशन से 60 डेज में पता चला कि 90 भी नहीं मिलना चाहिए था आपको, तो जो डिफरेंस है 90 में एंड एक्चुअल मिलने में, उस डिफरेंस को प्रॉपर ऑफिसर आपसे रिकवर करेगा बाय इशूइंग शो कॉज नोटिस। आपको शो कॉज नोटिस इशू करेगा आरएफडी 08 में, एंड आपसे ये पूछेगा एंड आपको ये बोलेगा कि प्लीज शो अस अ कॉज एज टू व्हाई अमाउंट क्लेम्ड बाय यू शैल नॉट बी रिजेक्टेड। आपका अमाउंट जो आपने क्लेम किया उसको हम रिजेक्ट क्यों ना करें। ओके, एंड जो भी आपको हमने एक्स्ट्रा दे दिया उसको हमको मतलब आप हमको रिफंड कर दो अंडर सेक्शन 73 74। ओके, along with the interest and penalty as may be applicable. Other points, the amount of refund erroneously sanctioned shall be credited to electronic liability ledger through DRC 07। अगर गलती से उसने सैंक्शन कर दिया तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में वो खड़ा हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ रिजेक्टेड रिफंड शैल बी रीक्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जब भी मैंने रिफंड के लिए अप्लाई किया था तब मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ था, अब जब रिफंड नहीं मिलना है तो वो क्रेडिट हो जाना चाहिए। ओके नेक्स्ट, RFD 08 में शोकॉज नोटिस इशू करेगा वो। ओके, RFD 06, RFD 06 इज कॉल्ड एज पेमेंट ऑर्डर। ठीक है, फाइनल एडजुडिकेशन जो ऑर्डर होता है, रिफंड ऑर्डर, वो RFD 06 में इशू होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, रिजेक्टेड रिफंड क्लेम शैल बी रीक्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इफ अपील इज नॉट गोइंग टू बी फाइल्ड। इफ अपील इज नॉट गोइंग टू बी फाइल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिसर आपके अकाउंट में रिफंड का अमाउंट जो उसने रिजेक्ट किया है वो रिक्रेडिट तभी करेगा जब आप उसको PMT 03 में डिक्लेरेशन दोगे कि भाई आप अपील फाइल नहीं करोगे। अगर आप अपील में जाने वाला हो तो वो आपको पैसा नहीं देगा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वापस से रिक्रेडिट नहीं करेगा। ओके, समझ में आई बात। इन केस ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज ITC, आपको क्या क्या सबमिट करना है वो देखो यहाँ पर। 2A सबमिट करना है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, है ना। 2A relating to period for which invoice carrying ITC shall be uploaded. 2A to be treated as evidence of account of tax on invoices being claimed by recipient. Submission of invoice in 2A not to be insisted. मतलब 2A में जो इनवॉइस है वो आपको उसको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अगर 2A में दिख रहा है मतलब ये प्रॉपर है। ओके, तो अगर आपका सप्लायर ने GSTR 1 नहीं फाइल किया, मतलब आपके 2A में नहीं दिख रहा है, तो आप उसका रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला 89.4A 89.4 एंड 89.5 का जो नेट ITC का जो फॉर्मूला है, नेट ITC इज द सम टोटल ऑफ CGST, SGST एंड IGST, तीनों का टोटल है। ओके, तीनों का टोटल होगा। टोटल अमाउंट आपको मल्टीप्लाई करना है टर्नओवर्स, दैट इज जीरोडेड अपॉन टोटल टर्नओवर, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। देन जो भी अमाउंट आएगा आपका रिफंड का, देन आपको उसको अपॉर्शन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से डेबिट कैसे करेंगे, तो सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा IGST जितना भी है। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के करते हैं, चलो, ऐसे नहीं समझेगा, थोड़ा फास्ट फास्ट लग रहा है आपको। ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल बैलेंस इतना इतना पड़ा हुआ है, बैलेंस CGST, SGST, IGST 10 रुपया, 10 रुपया एंड 2 रुपया, ये बैलेंस है। अब रिफंड क्लेम के लिए मैं चल रहा हूँ नेट ITC ऑफ द रिलेवेंट पीरियड, इसका पूरा का पूरा टोटल, उसका पूरा का पूरा टोटल है से 28 रुपीज, बरोबर। एंड मेरा मेरा पूरा का पूरा 100% एक्सपोर्ट का टर्नओवर है, 100% एक्सपोर्ट का टर्नओवर है। ओके, सो 28 रुपीज इज द रिफंडेबल अमाउंट टोटल। CGST, SGST, IGST मिला के 28 रिफंडेबल है। ओके, अब ये 28 का ब्रेकअप कुछ इस तरीके से करते हैं अपन, 12, 12 एंड 4 ब्रेकअप है, लेकिन आपको नेट ITC में टोटल डालना है। एंड जैसे आप 28 डालोगे, देन आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस है उसमें से आपको डेबिट करना होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको IGST को डेबिट करना होगा, IGST को डेबिट करना होगा। ओके, सो यहाँ पर 2 रुपीज IGST डेबिट हो जाएगा। ओके, देन जो बचा हुआ है 26, अब ये 26 को आपको हाफ ऑफ करना है तो हाफ ऑफ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द बैलेंस अवेलेबल। अब यहाँ पर आपके पास बैलेंस कितना है, बैलेंस कितना है, कहना ऐसे 10-10 का बैलेंस है पर 26 रुपया है ये, तो यहाँ पर 13-13 नहीं लिख सकते, हमको मैक्सिमम 10 एंड 10 ही लिखना होगा। इज दैट क्लियर? सो मैक्सिमम रिफंड एडमिसिबल वुड बी द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये आगे हम लोग देखने वाले हैं, आपको रिफंड जब अप्लाई करते हो तो आपको रिफंड अमाउंट कितना मिलेगा ये हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पर आपको समझ में आया, जो भी रिफंड का अमाउंट बनता है उसमें से सबसे पहले IGST का बैलेंस को डेबिट करो, देन बचा हुआ है उसको 50-50 करो। ओके, एंड अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ओके, हाउएवर नो एडवर्स व्यू शैल बी टेकन। आपको चाहिए तो आप CGST कर सकते हैं, जरूरी नहीं IGST करना ही है, इट इज नोवेयर फोर्स्ड। नेक्स्ट, अगर आप अगर आपने LUT के अंडर एक्सपोर्ट नहीं किया, जीरो डेट सप्लाई बिफोर फर्निशिंग LUT मे बी अलाउड ऑन एक्स पोस्ट फैक्टो बेसिस, मतलब आपके पास LUT नहीं था फिर भी आपने एक्सपोर्ट किया है, ओके, देन वो अलाउ किया जाएगा आफ्टर कंसिडरिंग योर सर्कमस्टेंसेस। ओके, exports after expiry of time limit under LUT may be allowed if goods have actually been exported after 3 months from the date of invoice। मतलब 3 महीने के अंदर अंदर इनवॉइस, अगर इनवॉइस के 3 महीने के अंदर अंदर गुड्स अगर एक्सपोर्ट हो जाते हैं
ठीक है, एलयूटी एक्सपायर हो चुकी है, इनवॉइस आपका रेज हुआ था एलयूटी के अंडर, पर एलयूटी का जो इनवॉइस है उसके 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप एक्सपोर्ट कर लेते हो तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, वो नॉर्मल माना जाएगा। ओके, सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना होगा। प्रोसिक्यूशन का जो 2,50,00,000 का था, याद है, वो आपको प्रोसिक्यूशन का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड क्लेम, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड क्लेम, वैल्यू ऑफ गुड्स डिक्लेयर्ड इन जीएसटी इनवॉइस, जो टैक्स इनवॉइस है उसका वैल्यू या तो शिपिंग बिल का वैल्यू, विच एवर इज लोअर शुड बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, FIRC, BIRC, that is foreign inward remittance certificate, and BRC not required for refund application for export of goods. export of goods के लिए जरूरत नहीं है, सिर्फ सर्विस के लिए जरूरत है। नेक्स्ट, अगर आपने exempt goods एक्सपोर्ट किया तो LUT की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट, नो रिफंड फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी ऑन इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स, ये तो अपने को मालूम ही है ना, इसमें क्या बड़ी बात है। ओके, आगे पढ़ो। स्टोर्स एंड स्पेयर्स फॉर कैपिटल गुड्स, द एक्सपेंडिचर ऑन विच हैज बीन चार्ज्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी हेल्ड एज कैपिटल गुड्स। मतलब अगर आपने मशीनरी का रिपेयर करवाया, ठीक है, उसके लिए आपने कुछ नट्स वगैरह मंगाए एंड आपने उसको पीएनएल में डेबिट किया, कैपिटलाइज नहीं किया, पीएनएल में डेबिट किया, देन उसका रिफंड आपको दिया जाएगा। कैपिटल गुड्स का तो नहीं मिला क्योंकि कैपिटलाइजेशन हो चुका, पर कैपिटल गुड्स के लिए जो आपने नट बोल्ट्स वगैरह यूज किया उसका रिफंड आपको दिया जाएगा अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इफ योर केस इज सुटेबल। नेक्स्ट, where the where there are multiple inputs attracting different rates of taxes in the formula provided in 89.5, some of which have rate lower or equal to rate of output supplies, the term net ITC covers the ITC availed on all inputs. Very important. नेट आईटीसी मतलब सिर्फ इन्वर्टेड वाला आईटीसी नहीं, सब कुछ आईटीसी आएगा उसमें, सिर्फ इन्वर्टेड का आईटीसी नहीं आएगा, सब कुछ आईटीसी आएगा उसमें। ओके, नेक्स्ट, टैक्स डिडक्टर और कलेक्टर में क्लेम रिफंड of tax deposited in wrong hand after filing GSTR 7 and 8 under the head refund of excess balance in electronic cash ledger। ठीक है, मर्चेंट एक्सपोर्टर को रिफंड क्लेम करना है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, द सप्लायर हु सप्लाइज गुड्स एट कंसेशनल रेट इज आल्सो एलिजिबल फॉर, ठीक है, वही है यहाँ पर, लिमिट ऑफ 1000 शैल बी अप्लाइड फॉर ईच टैक्स हेड सेपरेटली। पॉइंट नंबर 19 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। पॉइंट नंबर 19 कहता है आपको मैक्सिमम रिफंड कितना मिलेगा। सबसे पहला आंसर है एज पर फॉर्मूला, जो आपका फॉर्मूला बनता है वो, और जितना आपके पास बैलेंस है इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आफ्टर द रिलेवेंट पीरियड, ठीक है, जो भी रिलेवेंट पीरियड था आपका उसके बाद जितना भी बैलेंस था वो बैलेंस, और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन विच एवर इज लोअर। एग्जांपल लेता हूं, मान लो जैन फेब मार्च ये पीरियड है। ओके, मार्च का रिटर्न फाइल हुआ 20 अप्रैल को, क्लियर, और मैं रिफंड एप्लीकेशन कर रहा हूँ 25 अगस्त को। ओके, सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम रिफंड अवेलेबल। सबसे पहला चीज जो फॉर्मूला से आ रहा है वो। ओके, सेकेंड थिंग 20 अप्रैल के दिन का बैलेंस। ओके, 20 अप्रैल के दिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस। थर्ड वन, जो दिन मैं रिफंड अप्लाई कर रहा हूँ दैट इज 25 अगस्त, उस दिन का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस, विच एवर इज लोअर वुड बी एलिजिबल एज ए रिफंड। ठीक है, उतना ही मिलेगा, मैक्सिमम उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। क्लियर है? सो अपना ये सारा पॉइंट्स हो चुका है, 19 पॉइंट। नेक्स्ट, रूल 96 बी। रूल 96 बी क्या कहता है कि अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो इन केसेस वेयर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुड्स कवर्ड है, ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ गुड्स कवर्ड है। मतलब आपने अगर गुड्स बेचा है एंड गुड्स का आपका रिफंड है, दैट इज इवन इफ ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, दोनों ही केस में अगर आपने फेमा के टाइम लिमिट के अंदर पैसा नहीं लाया तो जो भी आपको रिफंड दिया गया है वो आपसे रिकवरी किया जाएगा अंडर सेक्शन 73-74। इज दैट क्लियर? फेमा में टाइम लिमिट क्या है? 9 महीना है। ओके, एंड 15 months इन केस ऑफ एक्सपोर्टेड टू वेयर हाउस आउटसाइड इंडिया। 6 months है बेसिकली, 3 months एक्सटेंशन का पॉसिबिलिटी है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकंड। ओके,
तो फेमा में जो टाइम लिमिट है वो 6 मंथ से 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलता है, तो टोटलिटी में 9 मंथ्स में आपको पैसा आना चाहिए एज पर फेमा। ओके, एंड अगर आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू वेयर हाउस आउटसाइड इंडिया तो 15 मंथ्स में पैसा आना चाहिए। अगर इस टाइम लिमिट में पैसा नहीं आया, देन आपको आपको जो रिफंड दिया गया है वो आपसे लिया जाएगा वापस प्रोपोर्शनेटली। मतलब समझो 50% पैसा आया, 50% बाकी है, इस टाइम लिमिट में 50% नहीं आया, तो 50% का ही आपसे रिकवरी किया जाएगा। ओके, एंड जब भी आपको पैसा मिलेगा तब आप ऑफिसर को बता दो पैसा मिल गया, तो वापस से आपको रिफंड दे दिया जाएगा। ओके, एंड जब आपसे रिफंड लिया जाएगा वापस, तब आपको इंटरेस्ट के साथ उसको पे करना है, इंटरेस्ट के साथ पे करना है। समझ में आई बात? ओके। Subsequent realization, where the sale proceeds are realized by applicant in full or part after amount of refund has been recovered. Okay, and the applicant produces evidence about such realization within 3 months from the date of realization proceed. मतलब आपसे रिफंड वापस ले लिया ऑफिसर ने। ओके, अब अगली बार जब भी आपको पैसा मिलता है, उस पैसे मिलने के 3 महीने बाद आपको उसको वापस से अप्लाई करना है, बोलना पड़ेगा उसको कि सर एज पर रूल 96B आपने जो पैसा मुझसे वापस लिया था वो मुझे दे दो, क्योंकि मुझे फॉरेन एक्सचेंज मिल चुका है। सो आपको वो दे देगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर सिर्फ सिर्फ गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, सर्विस के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि सर्विस के केस में आप रिफंड के लिए तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपको पैसा मिले, पर गुड्स के केस में आप इनवॉइस बेसिस पे अप्लाई कर सकते थे, इसीलिए यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन डाला गया। ओके, ठीक है, इन माय ओपिनियन वाला तो जरूरी नहीं है, आपको मैंने ऑलरेडी ओपिनियन शेयर किया हुआ है। और कितना बड़ा है ये चैप्टर, चलो खत्म होने आया। एडवांसेस रिसीव्ड, अभी एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 137, एड्रेसिंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय वेरियस टैक्स पेयर्स। कुछ चैलेंजेस फेस हो रहे थे, उसको सॉल्व किया। एडवांस रिसीव्ड, केस नंबर 1, गुड्स और सर्विसेज आर नॉट सप्लाइड, टैक्स इनवॉइस इज इशूड। मतलब आपको एडवांस मिला। ओके, आपको एडवांस मिला, आपने गुड्स सप्लाई नहीं किया पर टैक्स इनवॉइस इशू कर दी। टैक्स इनवॉइस आपने इशू किया पर बाद में गुड्स आप सप्लाई नहीं करने वाले हो। ओके, तो इन दिस केस आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। क्या इशू करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट। वाई? ओनली फॉर द रीजन बिकॉज यू हैव इशूड टैक्स इनवॉइस। आपने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया होता तो आपको क्रेडिट नोट इशू नहीं करना पड़ता। आपने जबकि टैक्स इनवॉइस इशू किया है तो उसको काउंटर इफेक्ट देने के लिए आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। ओके, सो इवन इफ गुड्स आर सप्लाइड और नॉट सप्लाइड, ओके, देन क्रेडिट नोट शुड बी इशूड, अगर आपको उसको पैसा वापस करना एंड गुड्स वापस आ रहे हैं तो। ओके, नाउ क्रेडिट नोट शैल बी इशूड एंड शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द लायबिलिटी ऑफ द मंथ इन विच CN इज इशूड। मतलब जो मंथ में आपका क्रेडिट नोट इशू हुआ है उस मंथ के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से कम करना। ओके, क्योंकि जो मंथ में आपने एक्चुअल इनवॉइस इशू किया उस मंथ का तो रिटर्न फाइल हो चुका रहेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल से अप्रैल, अप्रैल में आपका टैक्स लायबिलिटी था 50 रुपीज। ओके, देन मई में आपका टैक्स लायबिलिटी था 0, पर यहाँ पर आपने क्रेडिट नोट इशू किया। ओके, ये जो आपका इनवॉइस है ना, इसका अगेंस्ट आपने क्रेडिट नोट इशू किया, चाहे एडवांस हो चाहे गुड्स सप्लाई करने के बाद हो, आपने क्रेडिट नोट मई में इशू किया। सो गवर्नमेंट क्या कहता है कि नेगेटिव जो है, नेगेटिव लायबिलिटी 3B में नहीं आती। ओके, अभी अभी आना शुरू हो चुकी है, पर आपके सिलेबस के लिए आप याद रखो आपके इसमें नहीं आती। तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, है ना, क्योंकि सेल 0 है, क्रेडिट नोट आपने इशू किया, इट मीन्स ये माइनस में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 50 का एक क्रेडिट नोट है, सो हियर गवर्नमेंट सेज कि आप इस 50 का रिफंड क्लेम फाइल करो। इज दैट क्लियर? प्रोवाइडेड टैक्स इनवॉइस आपका इशू हो चुका है, आपका अगर टैक्स इनवॉइस इशू हो चुका है, ओके, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हुआ चाहे ना हुआ, आपने अगर टैक्स इनवॉइस इशू किया एंड बाद में क्रेडिट नोट इशू करते हो, तो जो पीरियड में आपने क्रेडिट नोट इशू किया, ठीक है, उस पीरियड के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से माइनस कर लो। अगर उतना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं है, देन आप जो डिफरेंशियल है उसका रिफंड फाइल करो। ओके, सपोजिंगली अभी दूसरा केस लेते हैं यहाँ पर, अगर मई में फॉर एग्जांपल 150 का लायबिलिटी होता, तो यहाँ पर 50 रुपीज का क्रेडिट नोट माइनस होता, एंड मई में नेट लायबिलिटी आपको सिर्फ 100 रुपया पे करना होता आफ्टर रिड्यूसिंग ITC। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इनवॉइस आपने इशू नहीं किया, आपने सिर्फ रिसिप्ट वाउचर इशू किया, इनवॉइस इशू नहीं किया अब तक, मतलब आपने गुड्स या सर्विस अब तक दिया ही नहीं। सो इन दिस केस आप रिफंड वाउचर इशू करो एंड रिफंड वाउचर का रिफंड क्लेम फाइल करो। यहाँ पर किसका रिफंड क्लेम फाइल किया? नेगेटिव जो लायबिलिटी आ रही थी, ठीक है, नेगेटिव, उसका। यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर आपको उसको देना पड़ेगा, बरोबर, जब भी आपको एडवांस मिला तभी आपने उसको क्या दिया? रिसिप्ट वाउचर। अब जब आप उसको पैसा वापस दोगे तब आपको क्या इशू करना पड़ेगा? रिफंड वाउचर। सो रिफंड वाउचर के तहत आप लोग रिफंड
क्लेम कर सकते हो जो आपने एडवांस बेसिस पे गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था। समझ में आया? मान के चलो एक एग्जांपल लेता हूँ। 1 अप्रैल को मेरे को एडवांस आया, ओके, मैंने गवर्नमेंट को एडवांस के ऊपर टैक्स पे कर दिया 20 मई को, सपोजिंगली से 10,000 रुपीज। पर बाद में पता चला कि इसको सप्लाई करना ही नहीं, इसने ना बोल दिया, तो मई मंथ में मैंने इसको क्या किया, रिफंड वाउचर इशू किया 10,000 का। सो गवर्नमेंट से इस 10,000 के लिए आप लोग एक काम करो, रिफंड अप्लाई करो इन RFD01, आपको हम रिफंड क्लेम दे देंगे। अब क्या ये मेरा पूरा का पूरा अकाउंट में आएगा? नहीं, रूल 92(1)A अप्लाई हो जाएगा, जो कहेगा कि ये 10,000 आपने जिस मोड से पे किया था उसी मोड से आपको रिफंड आएगा। अगर 50% क्रेडिट से किया था, 50% कैश से किया था, तो 50-50 बेसिस पर आपको रिफंड दिया जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर? सो हियर वी कंप्लीट विद सर्कुलर नंबर 137। ओके, नेक्स्ट, रिफंड इश्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स इनवॉइसेस। इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस अपलोड बाय सप्लायर इन GSTR1, अगर आपके सप्लायर ने GSTR1 में कुछ इनवॉइसेस डाले हैं, ओके, द रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड ITC शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द ITC अवेलेबल ऑन दोस इनवॉइस व्हिच आर अपीयरिंग इन 2A। मतलब अगर 2A में नहीं दिख रहा है तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला है। इज दैट क्लियर? देन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रिवर्स चार्ज के इनवॉइसेस है, ठीक है, RCM का जो क्रेडिट है जिसका मैं रिफंड क्लेम कर रहा हूँ, वो ऑब्वियसली 2A में नहीं दिखेंगे। ISD वाले 2A में नहीं दिखेंगे। इंपोर्ट ऑफ गुड्स वो 2A में नहीं दिखेंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विस 2A में नहीं दिखेंगे, क्योंकि मेरा सप्लायर इन केसेस में GSTR1 फाइल नहीं करता। ओके, सो इस केसेस में ये 2A वाला रूल जो है, जो हमने अभी सीखा, वो अप्लाई नहीं होगा। मतलब 2A में अगर ISD RCM इंपोर्ट्स वगैरह दिख रहा नहीं है एंड आपने उसका क्रेडिट क्लेम किया, तो भी आपको रिफंड दिया जाएगा, इवन इफ इट इज नॉट विजिबल इन 2A। ओके, सो कहने का बात एक ही है, अगर 2A में फाइल होना चाहिए था एंड फाइल नहीं हुआ, इन शॉर्ट GSTR1 सप्लायर को फाइल करना चाहिए था ताकि आपको 2A में दिखे, एंड ऐसा अगर उसने नहीं किया, देन आपको क्रेडिट दैट इज रिफंड नहीं दिया जाएगा। क्लियर? और अगर 1 में फाइल करना ही नहीं था, ठीक है, मतलब 2A में आपको जब भी दिखना ही नहीं वाला है, देन यू कैन क्लेम रिफंड। जो केसेस दिए हुए यहाँ पर ISD RCM इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ओके, एंड वन मोर कैन बी द केस से रीअवेलमेंट ऑफ ITC। रीअवेलमेंट, जो 180 डेज में आपने पेमेंट नहीं किया था, आपने रिवर्स किया, ओके, 2A में पहले दिख रहा था, पर मैंने उसको आज पे किया आफ्टर 6 months, तो मैं आज उसका क्रेडिट ले रहा हूँ, आज उसका रिफंड क्लेम करूंगा। ठीक है, सो इस केस में भी 2A ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ इन विच आई एम पेइंग टू हिम, उस 2A में नहीं दिखेगा, फिर भी रिफंड मिलेगा। ठीक है, that's it with this chapter. I hope you have understood each and everything. Okay, thank you so much. Stay tuned with my YouTube channel. Bye bye.